नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ऑनलाइन पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम वीकली एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। जो कुछ भी आपने पूरे हफ्ते में प्रीलिम बूस्टर का जो सीरीज आता है ऋषभ सर का, उसमें आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको जस्ट एक रिवीजन देने के लिए ये एमसीक्यू सीरीज आती है, जिसके तहत आप 6 दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं वो आपसे डिस्कस किए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि एक तो आपका नजरिया डेवलप होता है कि भाई क्वेश्चन कैसे बन सकता है, और दूसरा एक चेक भी तो हो ही जाता है ना कि हाँ भाई हमारी तैयारी किस दिशा में है, कहाँ हम खड़े हैं। राइट। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए ये आपको हफ्ते का पूरा एक कहते हैं ना कि जिस्ट मिल जाता है, जिसके तहत आप अपनी तैयारी को एक और बढ़िया पुश देने में सफल महसूस करेंगे। अब देखो, मुद्दा कुछ ऐसा है कि आपके सामने क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को मैं एक बार रीड करूंगा, आपको पॉज कर लेना है और उसके बाद में अपना जवाब लिख लेना है। फिर उसके बाद में मेरे जवाब को सुन लेना है कि क्या है, किस तरीके से और क्या एंगल यहां पर अप्लाई हो रहा है। तो बिना देरी करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडोजिमेट्री? बायोडोजिमेट्री क्या है? फर्स्ट, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ अ फॉसिल। Number second, it is a method to use to estimate the amount of radiation a person has been exposed to. तीसरा, it has been used to date rocks that formed and crystallized from about 1 million years to over 4.5 million years ago. And चौथा है none of the above. पॉज कर लो, अपना आंसर दे दो। देखो, इसके आंसर को जब हम देखें ना, उससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जी। आपको पता है कि 7 तारीख तक प्रतिज्ञा दिवस के तहत आपको बहुत सारे ऑफर्स अवेल कराए जा रहे हैं। तो ऐसे में वो ऑफर्स के लिए आपके पास में 2 दिन का समय बच रहा है। तो आप प्रारंभ 2027 को ज्वाइन कर लो। प्रारंभ 2027 जिसमें बीए डिग्री प्रोग्राम भी इंक्लूडेड है। अगर आप जस्ट 12th पास आउट हैं तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फाउंडेशन बैचेस की बात भी करें ना, तो वहां पर संकल्प दोनों के दोनों, इंग्लिश और हिंदी दोनों बैचेस, प्रहार इंग्लिश और हिंदी दोनों 2025 का, टाइटन या आपका अवेलेबल है 4.0, प्रहार प्रहार 3.0 दोनों इंग्लिश और हिंदी, सारे कोर्सेज जो हैं वो आपको अवेलेबल हैं एट ए डिस्काउंटेड रेट। ओके। और कोई भी और अगर क्वेरी हो आपकी तो आपके नंबर दिए हुए हैं, सीधे कॉल घुमाइए, पूछ लीजिए जो भी आपके डाउट्स हैं। राइट। तो देखो, मुद्दा कुछ ऐसा है, जो सवाल है ना उसका जवाब तो है सेकंड वाला, कि एक इंडिविजुअल को कितना रेडिएशन झेलना पड़ गया, उस रेडिएशन जितना एक्सपोज हुआ है उसको मेजर करने का ये एक मेथड है जिसको बोलते हैं बायोडोजिमेट्री। क्यों न्यूज में है, किस तरीके से ये बात आई है? देखो, इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक ये है कि जिन इंडिविजुअल्स को रेडिएशन दिया गया है, जैसे आप जानते हो ना कि जैसे कैंसर की आजकल बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है, तो उसमें रेडियोथेरेपी और ये दिए जाते हैं, तो रेडिएशन से एक्सपोजर होता है। तो एक इंडिविजुअल की बॉडी में कितना क्या रेडिएशन इफेक्ट आया है, कितने बायोलॉजिकल इंपैक्ट वहां पर देखने को मिले हैं, उसकी स्टडी करने में हेल्प करता है ये आपका ये जो आपकी पर्टिकुलर टेक्निक है जिसका नाम है बायोडोजिमेट्री। ओके। अब देखो, ये बायोडोजिमेट्री है क्या? अमाउंट ऑफ रेडिएशन के बारे में पता करती है। इसमें हम बायोलॉजिकल चेंजेस को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि रेडिएशन की वजह से, ठीक है, आजकल कई इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, आपको पता है, तो क्या उनके चेंजेस आए हैं, स्टडी करने के लिए क्या चाहिए? ब्लड, यूरिन या फिर हेयर, ठीक है, इनके सैंपल से आप स्टडी कर सकते हो। एप्लीकेशन क्या है भाई? सीधी बात है, रेडियोलॉजिकल इवेंट्स के समय एक इंडिविजुअल क्या इफेक्ट्स महसूस कर रहा है उनको आइडेंटिफाई करना, उसमें ये हेल्पफुल होती है। अच्छा, बायोडोजिमेट्री जो है ना, इसको असेस करने के लिए इस पर्टिकुलर मेथड को यूज करने में अलग अलग टूल्स काम में आते हैं, जैसे कि फिजिकल डोजिमेट्री काम में आता है। इसके अलावा प्रोडॉर्मल प्रोडॉर्मल सिंड्रोम काम में आता है। इसके अलावा लिम्फोसाइट डिप्लीशन काइनेटिक्स यूज किया जाता है। और उसके अलावा आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज लिम्फोसाइट साइटोजेनेटिक्स। इनके बारे में स्टडी प्रॉपर की जाती है। ये देख लो आप किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है एक इंडिविजुअल को की हेल्थ के बारे में पता करना और उसका रेडिएशन एक्सपोजर कितना रहा है उसके बारे में स्टडी करने से रिलेटेड। तो आई होप आप ये चीज अब आगे कभी भूलोगे नहीं। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू एपीहेलियन, एपीहेलियन के बारे में ये दो स्टेटमेंट्स हैं, करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करना है। At aphelion, Earth's distance from Sun is about 152.1 million kilometers. Second, Earth reaches perihelion, the point at which it is closest to the Sun. बताओ भाई कौन सा आंसर सही है, कौन सा गलत है? पॉज करो, अपना आंसर दो। अब देखो, इसका आंसर देखें तो फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, तो आंसर चला गया आपका सी।
देखो क्या है पूरा मुद्दा। अभी होता क्या है कि 5 जुलाई दैट मीन्स अपना जो फ्राइडे गया है ना, फ्राइडे को एपीहेलियन था। एपीहेलियन का मतलब अर्थ जो है वो सन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे थी, ठीक है, और वो डिस्टेंस कितनी है 152.1 मिलियन किलोमीटर, जो कि फर्स्ट ऑप्शन था हमारा, बिल्कुल करेक्ट चला गया। और पेरीहेलियन क्या होता है? पेरीहेलियन का मतलब नजदीक। जब पेरीहेलियन पे होती है ना अर्थ, तब उस टाइम पर आप देखो 147.1 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस होती है अर्थ से सन की, ठीक है, और वहीं पर एपीहेलियन में ये बढ़कर के 152.1 मिलियन किलोमीटर हो जाती है। अब यहां पर याद करने का सिंपल सा तरीका है, पेरीहेलियन का मतलब आप इसको पास समझ लो, एपी का मतलब दूर, ठीक है। इस तरीके से ये थोड़ा मेमोराइज करने में हेल्प कर जाएगा। एपीहेलियन वर्ड है, ये दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, एक तो एपो और एक हेलियोस। एपो का मतलब होता है अपार्ट, अपार्ट का मतलब डिस्टेंट, दूर। हेलोस का मतलब हो गया गॉड ऑफ सन। तो सन से दूरी होगी तो एपीहेलियन हो जाएगा, सन से नजदीकी होगी तो वो पेरीहेलियन हो जाएगा। अच्छा, ये कब होता है? देखो, पेरीहेलियन है ना, पेरीहेलियन मतलब नजदीकी कब होती है? वो तब होती है जब जनवरी महीना आता है। इसका मतलब सन की पोजीशन सदर्न हेमिस्फीयर में होती है ना, उस टाइम पर पेरीहेलियन होता है, और उस टाइम पर डिस्टेंस दोनों के बीच की आपको 147.1 मिलियन किलोमीटर मिल जाएगी। वहीं पर एपीहेलियन आपको जुलाई महीने में मिल जाता है, जो कि इस बार कब देखा गया? अभी 5 तारीख को, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। With reference to Li-Fi technology, consider the following statements. First, Li-Fi utilizes LEDs commonly used for lighting to transmit information. पहला statement. दूसरा, it is a wireless communication technology that utilizes visible light, particularly LED bulb, for data transmission. Second. Third, it was invented by Professor Harold Hass in 2011. करेक्ट आपको ऑप्शन चूज कर लेना है। कितने हैं, संख्या आपको चूज करनी है। अब देखो एक एक को देखते हैं। सबसे पहली चीज तो लाईफाई का आपको पता होना चाहिए, ये लाइट बेस्ड ही आपका मैकेनिज्म है, ठीक है। लाइट फिडिलिटी, इसका मतलब आप कम्युनिकेशन में लाइट का यूज करोगे, इसका मतलब कॉमनली जो यूज होती है लाइट उसका यूज करते हैं, बिल्कुल, और उसमें एलईडी बल्ब्स का भी यूज किया जा सकता है इंफॉर्मेशन को दूर तक पहुंचाने में। दूसरा, ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन है, बिल्कुल, एक ट्रांसमीटर से आप रिसीवर तक इंफॉर्मेशन अगर भेजना चाहो ना, तो उसमें आपको वहां पर वायर डालने की जरूरत नहीं है, वाया एयर आप ट्रांसमिट कर सकते हो, बस आपको वहां पर क्या करना है, लाइट ट्रांसमिट कर देनी है। तो इसमें आप एलईडी को इनको यूज कर सकते हो डेटा ट्रांसमिशन के लिए, परफेक्ट। और इसका इन्वेंशन भी बिल्कुल सही दिया हुआ है, 2011 में प्रोफेसर हेराल्ड हास ने किया था। तो आंसर क्या चला गया इसका? सी। अब ये न्यूज में क्यों है वो देख लेते हैं। अभी क्या है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने नेवी के साथ में प्रॉपर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए लाईफाई टेक्नोलॉजी बेस्ड एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसका नाम है वेलमेनी। वेलमेनी लाईफाई टेक्नोलॉजी बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसमें एक जगह से लाइट ट्रांसमिट की जाएगी तो दूसरी जगह लाइट रिसीवर लगा रहेगा, डिटेक्टर लगा रहेगा, और उसको रिसीव कर लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई इंफॉर्मेशन यहां से सेंड करनी है, आप यहां पर एक्स जगह पे हो, आपको इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, तो आप क्या करोगे भाई, उसको, उस कंटेंट को आप स्ट्रीम करोगे वाया एलईडी लैंप, जो कि बहुत दूरी तक वो लाइट ट्रांसमिट कर देगा, और उस लाइट को डिटेक्ट करने के लिए जिसको भी आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हो, वो रिसीवर अपना एक लाइट डिटेक्टर लगा करके रखेगा, और इंफॉर्मेशन जैसे ही रिसीव होगी उसको डिकोड कर लिया जाएगा, उसको थोड़ा सा वीक सिग्नल होगा तो एम्पलीफाई करके, और फिर उसको रिट्रीव कर लिया जाएगा, रीड कर लिया जाएगा आपके डेस्टिनेशन का जो भी आपका सिस्टम है उस पे। तो ये कम्युनिकेशन का एक बड़ा अच्छा सिस्टम है, जिसको हम वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के अंडर स्टडी करते हैं, ठीक है। अब ये जो बातें हैं वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि हाँ ये भाई वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का है, जिसमें एलईडी बल्ब और ये काम में आ जाता है, इसमें कोई डाउट आपको होना चाहिए नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, फोर्थ क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माउंट एटना। माउंट एटना के बारे में दो स्टेटमेंट्स हमें करेक्ट देखना है। इट इज वन ऑफ द ईस्ट कोस्ट, इट इज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ सिसिली, इटली, which is the largest island in Mediterranean Sea. Second statement, it has been designated as World Heritage Site in 2013. पॉज करो, आंसर दो। देखो, दोनों स्टेटमेंट्स में से कोई सा भी गलत नहीं है, दोनों सही है। कैसे? सिसिली जो है ना वो इटली का एक बहुत बड़ा आइलैंड है, जो कि मेडिटेरेनियन सी में लोकेटेड है, और ये मेडिटेरेनियन सी में लोकेटेड आइलैंड्स में सबसे बड़ा है, और वहीं पर आपका ये माउंट एटना वॉल्केनिक इरप्शन वाला माउंट लोकेटेड है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, 2013 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया। इसके पीछे लॉजिक पता है?
कि 1 लाख साल से भी ज्यादा समय से ये वॉल्केनो जो है वो इरप्ट कर रहा है, और उसमें 2700 साल का तो इसका रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। अब आप समझ लो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हेरिटेज है ये ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव में। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। आंसर चला गया आपका सी। देखो अभी होता क्या है कि ये एटना, जो ये सिसिली आइलैंड हो गया, दिख गया आपको ये पूरा, ठीक है। यहां पर ये जो माउंट एटना है ना, ये देख सकते हो आप माउंट एटना, उसी के पास में ये इटली का एक इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है कैटानिया। इस एयरपोर्ट की फंक्शनिंग को एक बार रोक दिया गया, कारण कि माउंट एटना पर वॉल्केनिक इरप्शन देखा गया। तो ये अपने आप में इस वजह से ये हाईलाइटेड है। अब आप देखो यहाँ पर ज्योग्राफिकल लोकेशन, इधर आपका मेडिटेरेनियन सी है और इस तरफ आपका ट्राइनियन सी आ गया, और ये आपका इटली का पूरा पेनिनसुलर रीजन है ही आगे, और उसमें एक्सटेंडेड पार्ट आपका सिसिली है जो कि इटली का सबसे बड़ा आइलैंड है, और मेडिटेरेनियन सी का भी सबसे बड़ा आइलैंड है आपका सिसिली। अब माउंट एटना की बात करें तो ये देखो ईस्ट कोस्ट पर लोकेटेड है सिसिली, अभी हमने देख लिया। ये लार्जेस्ट आइलैंड है सिसिली मेडिटेरेनियन सी का। इसकी लोकेशन बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक है, साथ ही साथ यहां पर जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो वॉल्केनो से निकलने वाली राख दूर दूर तक फैल करके एक फर्टाइल सॉइल को जन्म देती है, जिसके चलते वहां पर खेती बड़ी गजब की होती है। साथ ही साथ माउंट एटना जो है, वहां से जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है उसके लिए 300 से ज्यादा तो वहां पर वेंट्स हैं, मतलब 300 से ज्यादा बड़े तो छेद हैं जहां से वॉल्केनिक इरप्शन होता रहता है बार बार, कई बार। और उनमें से 5 वो मिलाकर, मतलब उनमें से 5 बड़ी क्रेटर भी क्रिएट होती हैं, बड़ी बड़ी गहरी खाइयां भी क्रिएट होती हैं। और आप साथ साथ देखें, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे 2013 में इसको रिकॉग्निशन मिल गया, और मैंने 1 लाख बोला था, सॉरी उसको करेक्ट कर लेना भाई, 5 लाख साल की हिस्ट्री है इस वॉल्केनो की इरप्शन की। तो बोलो इसको हेरिटेज तौर पे डिक्लेयर करने में क्या कोताही है। और 2700 साल का तो इसका डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, जो ग्रेट ग्रीक हिस्ट्री अगर पढ़ें तो वहां पर आपको मिल जाएगा अच्छे से, राइट। चलिए आगे। With reference to the African swine fever, consider the following statements. African swine fever is a highly contagious and hemorrhagic disease of domestic and wild pigs. Second statement आपका, there is no effective vaccine available against ASF, that means African swine fever. Correct statement आपको चूज करना है। देखो पॉज करो, आंसर दो। दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल परफेक्ट हैं। ये जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है ना, ये बहुत ज्यादा अलर्ट वाली या नोटिसेबल डिजीज है। जब ये आउटब्रेक हो जाती है ना, तो इसका इलाज पता है क्या होता है? सबसे पहले तो ये पता पड़ जाए कि भाई ये बीमारी लग चुकी है, और ये लगती किसको है? डोमेस्टिक और वाइल्ड पिग्स, जो भी हमारे सुअर होते हैं आसपास में। आपको पता है पिगरीज बहुत फेमस है ना, आप वर्ल्ड के कई कोनों में देख सकते हो। तो वहां पर पिग्स में ये बीमारी जब फैलती है ना, तो उन पिग्स को मारना ही पड़ता है, कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि वैक्सीन ही नहीं है और फैलती बहुत जबरदस्त स्पीड से है। फैलने के तरीके और इनकी बात करें तो आंसर तो चला गया सी। अब आगे देखते हैं कैसे फैलती है ये बीमारी। देखो अगर किसी भी पिग को ये बीमारी लग गई तो आप देख सकते हो कि इस पिग के कनेक्ट में अगर डायरेक्ट कोई दूसरा पिग आ गया तो भी इंफेक्शन हो सकता है। कोई बायोलॉजिकल वेक्टर, मान लो एक सॉफ्ट टिक है जिसने इन्फेक्टेड पिग को काट दिया, और उसी टिक ने जाकर के दूसरे हेल्दी पिग को काट दिया, तो उसमें बीमारी फैल सकती है। अगर किसी पिग को इन्फेक्शन है और उसकी डेथ हो गई और उसकी डेड बॉडी से कांटेक्ट में हेल्दी पिग आ गया, तो भी उसकी बीमारी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये बहुत ज्यादा फैलने वाली बीमारी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसका कोई इफेक्टिव वैक्सीन ही अवेलेबल नहीं है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? देखो स्किन जो है वो रेड होने लग जाती है पिग की, ठीक है। इसके अलावा डायरिया की सिचुएशन, इसके अलावा वोमिटिंग और हाई फीवर, ये सारे सिम्टम्स हैं आपके जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर के हैं। वो अभी रिसेंट क्या हुआ है, केरला के थ्रिसूर में इसके केसेस देखने को मिले हैं। और वैसे देखा जाए तो इसके केसेस आपको मंगोलिया, चाइना, कोरिया, वियतनाम, ठीक है, लाओस, कंबोडिया, हमारे भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी कई बार देखने को मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये बीमारी अपने आप में वाकई में खतरनाक है। इसकी बात हम कर ही चुके हैं। ओके, इसके अलावा देखा जाए तो इसका तो एक ही तरीका है कि भाई इस बीमारी का जैसे ही पता पड़े हायर अथॉरिटीज को बता दो, अदरवाइज बहुत बड़ी पॉपुलेशन पिग्स की खत्म हो सकती है। और एक बार बीमारी लग गई ना, तो पहली चीज तो बीमारी होती बड़ी खतरनाक है, मॉर्बिडिटी लेवल ज्यादा है, इसका मतलब तबियत बहुत बुरे तरीके से बिगड़ती है। और फिर मॉर्टेलिटी की बात करो तो 90 to 100%। अब आप देख लो बचने का कोई स्कोप ही नहीं है पिग्स का, ठीक है। हमारे देश में सबसे पहला केस कब देखा गया था? अरुणाचल प्रदेश और असम में 2020 में इसके केसेस देखने को मिले थे, और इसका कोई इफेक्टिव
आपके पास में सोल्यूशन नहीं है। क्या किया जाए? स्ट्रिक्ट बायोसिक्योरिटी मेजर्स, दैट मीन्स एक बार पता पड़ गया ना तो भाई फिर बाद में निपट लो, मार दो पिग्स को। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? जीएसटी से संबंधित ये स्टेटमेंट है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2017 to unify various indirect taxes under a single system. Second statement, integrated GST is collected by state where goods are consumed. Third statement, state GST collection have grown significantly faster than central GST collection. बताओ भाई करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं? पॉज करके अपनी तरफ से। अब देखो इसके एनालिसिस की बात करें तो पहला पॉइंट तो ये है कि यहां पर ये टैक्स 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है। जहां पर बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को यूनिफाई किया गया था, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। दूसरा, इंटीग्रेटेड जीएसटी स्टेट कलेक्ट नहीं करता है, सेंटर कलेक्ट करता है। ये बात सही है कि कलेक्शन वहीं पर होता है जहां पर गुड्स का और सर्विसेज का कंजम्पशन हो रहा है, बट कलेक्शन जो है इस टैक्स का, जीएसटी का, वो कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये आपका गलत स्टेटमेंट हो गया। स्टेट जीएसटी कलेक्शन जो है वो सेंट्रल जीएसटी कलेक्शन के कंपैरिजन में ज्यादा स्पीड से ग्रो है, ज्यादा फास्टर ग्रो कर रहा है। ये बात अब ये आपको आती है कि नहीं आती है? सिंपल सा तरीका है कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सेकंड स्टेटमेंट आपका है गलत हो गया ना, तो बी, सी और डी तीनों एलिमिनेट हो गए, आपका आंसर वैसे ही ए चला गया। बट वैसे थर्ड वाला जो है स्टेटमेंट ये गलत है, हो गया। तो यहां पर आपका आंसर ए चला गया। अब इसको थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं। देखो, जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ 1 जुलाई 2017 को। टारगेट क्या था? 17 के लगभग डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे वो हमारे यहाँ पर चल रहे थे, तो उनको यूनिफाई करने के लिए ये टैक्सेशन मैकेनिज्म जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका मेन टारगेट था वन नेशन वन टैक्स। इसमें अभी के टाइम पर वैसे देखा जाए तो वन नेशन वन टैक्स में स्लैब ऑफ टैक्स है, परसेंटेज जो टैक्स लगता है वो सेम ही होना चाहिए, बट हमारे यहाँ पर 4 स्लैब्स में अभी टैक्स चलता है। वो कौन सी है? 5, 12, 18 और 28, और इसके साथ में 0 भी यहाँ पर अप्लाई होता है। पर स्लैब्स की जब बात की जाए तब हमारे लिए ये 4 इंपॉर्टेंट स्लैब्स आ जाती हैं। इसके अलावा ये जो आपका जीएसटी है ये ड्यूअल स्ट्रक्चर टैक्सेशन है। ड्यूअल स्ट्रक्चर में क्या हो गया? एक तो स्टेट लेवल पे टैक्स और एक सेंट्रल लेवल पे, एक और ये दोनों का मिक्स इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो सेंट्रल और इंटीग्रेटेड इन दोनों का कलेक्शन तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। हाँ, ये बात सही है कि जो इंटीग्रेटेड टैक्स कलेक्शन हो रहा है जीएसटी में, उसका जो स्टेट्स का हिस्सा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से स्टेट गवर्नमेंट्स को दे देती है। ठीक है, ये ध्यान रखें। इसके अलावा जीएसटी कलेक्शन होता कहां पर है? जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम हुई है, वहां पर इसका कलेक्शन होता है, ये ध्यान रखें। इसके अलावा पिछले कुछ सालों की बात करें तो जीएसटी कलेक्शन में ग्रोथ लगातार देखी जा रही है, जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, बट सेंट्रल जीएसटी कलेक्शन जो है ना वो स्टेट के कंपैरिजन में ज्यादा है। ये हमें ध्यान रख लेना है, ये लेटेस्ट आपके अपडेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर ए। चलिए, ये स्टेटमेंट्स हैं, ये अच्छे से आप यहां पर भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है संथाल हुलिया संथाल रिबेलियन ऑफ 1885 वाज लेड बाय बिरसा मुंडा। दूसरा, संथाल वर फाइटिंग अगेंस्ट अपर कास्ट जमींदार दरोगा मनी लेंडर्स इन संथाल रिबेलियन ऑफ 1855। बताओ भाई। एरिया इन प्रेजेंट डे ऑफ वेस्ट बंगाल आर वर डिलिमिटेड एज संथाल परगना और दमिन इको बाय ब्रिटिशर्स इन 1832। करेक्ट स्टेटमेंट आपको कलेक्ट कर लेना है। अब देखो, पॉज करो, अपनी तरफ से सोचो इसका आंसर। अब देखो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? बिरसा मुंडा जी ने लीड किया? नहीं, यहाँ पर सिद्धू और कानू नाम के दो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, बाकी उनके और भी रिलेटिव सिस्टर्स भी थे, फूलो और जानू नाम की सिस्टर थी, वो उन्होंने पार्टिसिपेशन दिया। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इन्होंने केवल ब्रिटिशर्स नहीं, जो आउटसाइडर थे उनमें प्रकाश जमींदार दरोगा ये भी थे, उनके खिलाफ में भी आवाज उठाई थी। और तीसरा स्टेटमेंट, क्या संथाल परगना प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल में है? नहीं, ये बाकी स्टेटमेंट तो सही है, बट ये वाला स्टेटमेंट पार्ट है वो गलत हो गया। तो इस तरीके से आप यहां पर देखोगे तो फर्स्ट भी गलत है, थर्ड भी गलत है, फर्स्ट गया और थर्ड गया, तो आंसर आपका आ गया बी। ठीक है, अब संथाल वाला जो इशू है ये क्यों न्यूज में रहा? देखो इसके पीछे कारण है 169वीं एनिवर्सरी अभी मनाई गई संथाल हुल या संथाल रिबेलियन की।
इस रिबेलियन में जिन लोगों ने पार्टिसिपेशन दिया उनके नाम अगर देखो ना तो वो आपको ध्यान रख लेने हैं, सीधो, कान्हो, चांद, भैरव। इनके अलावा इनकी सिस्टर्स जिनमें फूलो और आपकी एक और आ गई जानो, ये पार्टिसिपेट कर रही। अच्छा, इनका जो प्रोटेस्ट था वो केवल ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं था, नॉट ओनली अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ठीक है, ये एक्सटर्नल जो भी इंडिविजुअल्स थे उनके खिलाफ आवाज उठाते थे, क्योंकि इनको अपने खुद के इकोनॉमिक राइट्स, कल्चरल हेरिटेज और रिलीजियस जो भी इनका एस्पेक्ट था ना उसको वो प्रोटेक्ट करना चाहते थे, तो बाहर का कोई भी इनको पसंद नहीं था। इसके अलावा ये जो रिबेल था इसकी जड़ कहां पर है, तो होता क्या है 1832 में ब्रिटिशर्स के द्वारा संथाल परगना जो आज के समय में झारखंड स्टेट में लोकेटेड है, वहां पर आप कह सकते हो डिलिमिटेशन किया, एक तरीके से सेपरेट रिकॉग्निशन दिया गया, ठीक है। और वहां आप देखते हो साहिबगंज, ठीक है, गोड्डा, दुमका, ये कई ऐसे एरियाज है जिनको मिला करके ये संथाल परगना बोला जाता है। वहां पर आप देखोगे कि ब्रिटिशर्स की एक अलग ही नीति थी, वो नीति कुछ ऐसी थी कि इनकी जमीनों को हड़प लिया जाए एकदम सेपरेशन करवा करके, और वो तरीका क्या था, वहां पर इनकी जमीनों को ग्रैब भी किया गया, लैंड ग्रैबिंग के भी इंसिडेंट्स देखने को मिले। दूसरा, इस डिलिमिटेशन के बाद में 1832 के डिलिमिटेशन के बाद में ना, और बॉन्डेड बेगारी लेबर, बेगारी का मतलब बिना पेमेंट के आप काम कर रहे हो किसी के, ये दो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुए और इनका नाम क्या दिया था लोकल में, एक तो कमियोती, ठीक है, एक तो कमियोती नाम दिया था और दूसरा इनका इस प्रैक्टिस का नाम दिया था हरवाही। कमियोती और हरवाही के खिलाफ में फिर ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था 1855 में। फिर इनको पैसिफाई करने के लिए अल्टीमेटली 1876 में एक कानून लाया गया जिसका नाम है संथाल टेनेंसी एक्ट, ठीक है, संथाल टेनेंसी एक्ट ऑफ 1876, जिसमें ये था कि भाई जो संथाल्स हैं उनकी जमीन कोई भी, संथाल कौन है भाई, ट्राइबल कम्युनिटी, इनकी जमीन कोई भी नॉन ट्राइबल कम्युनिटी का बंदा नहीं ले सकता, मतलब प्रॉपर्टी जो है वो मोर और लेस इनकी खुद की अपनी एक तरीके से इनहेरिट कर दी जाएगी कम्युनिटी के अंदर ही कंटिन्यू। नॉन ट्राइबल इंडिविजुअल्स को संथाल एरिया में एंट्री बिल्कुल बंद कर दी, इनको राजी करने का एक ये तरीका था ब्रिटिशर्स का। तो ये मोटी बात है, इन चीजों को अगर देखो तो यहाँ से आप और नोटिफाई कर सकते हो अच्छे से, मेजर जो पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ नोवा एक्सप्लोजन। नोवा एक्सप्लोजन का मतलब क्या है बताइए। A dramatic instance of star exploding as it interacts with another nearby star, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, the final explosion that utterly destroys stars, बताओ भाई। तीसरा, a brief eruption of intense high energy radiation from the sun surface। चौथा, high magnetized rotating neutron star or white dwarf which emit beams of electromagnetic radiation out of its magnetic poles। बताओ भाई इनमें से कौन सा आपको लग रहा है, पॉज करके अपनी तरफ से बता दो। देखो इसका सीधा आंसर तो है फर्स्ट वाला, स्टार एक्सप्लोडिंग एज इट इंटरेक्ट विद अनदर नियर बाई स्टार। इसका मतलब दो स्टार जब आसपास में रहे, जैसे हमारी सोलर सिस्टम का स्टार सन है, तो उनके बीच का इंटरेक्शन जो होता है ना, उस टाइम पर जो एक्सप्लोजन होता है उसको नोवा एक्सप्लोजन बोल दिया जाता है। न्यूज में क्यों है कि नासा ने अभी क्या है, हमारी अर्थ से 3000 लाइट ईयर्स की डिस्टेंस के ऊपर ये ऑब्जर्व किया है कि एक रेड जाइंट स्टार है और एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार है, ये दोनों मिक्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और यहां पर आप देखोगे ये जो प्रोसेस होता है इसी प्रोसेस को हम नोवा एक्सप्लोजन बोल दिया करते हैं। तो ये इवेंट अपने आप में वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट बताया गया है। अब इस इवेंट का कह सकते हैं कि कल्मिनेशन है या फिर इसका जो इंपैक्ट है वो हमारी रातों में भी देखने को मिलेगा सितंबर मंथ में, कि हाँ भाई रात को भी उजाला होने का एक सिनेरियो बन सकता है, ठीक है। तो नोवा एक्सप्लोजन में क्या है, सीधी बात है, एक रेड जाइंट स्टार व्हाइट ड्वार्फ स्टार के साथ इंटरेक्ट करता है। व्हाइट ड्वार्फ स्टार आप ये कह दो कि पहले आप कह सकते हो कि बहुत ही जाइंट साइज का लार्जर स्टार था जो कि धीरे धीरे कोलैप्स कर रहा है, और उस परिस्थिति में यहां पर इसकी साइज है ना व्हाइट ड्वार्फ स्टार की, ये कितनी है, हमारी अर्थ जितनी, बट मास कितना है, मास है हमारे सन के जितना। अब आपको पता है कि कम अगर वॉल्यूम है, वॉल्यूम अगर कम है,
मास मोर और लेस स्टेबल है, तो सीधी बात है डेंसिटी बहुत ज्यादा हुई कि नहीं, और डेंसिटी ज्यादा है तो ग्रेविटी भी उसकी ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे में व्हाइट ड्वार्फ स्टार है ना, इसकी ग्रेविटी तो है ज्यादा, और ये जो रेड जाइंट स्टार है जो मोर और लेस अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, तो इस रेड जाइंट स्टार के पास में जो हाइड्रोजन या जो भी इनकी इसकी खुद की एनर्जी के सोर्सेज है ना, उसको ये खा रहा है लगातार व्हाइट ड्वार्फ स्टार। इस तरीके का इवेंट जो है ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, और ये वंस इन अ लाइफ टाइम देखने को मिल सकता है, जिसको बोलते हैं नोवा एक्सप्लोजन। ठीक है, ये चीज है, यहां पर आप अच्छे से देख सकते हैं, और आपने पहले भी अच्छे से देख लिया होगा, रिकॉल हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम डेवलप्ड बाय डीआरडीओ आर करेक्ट? बताओ भाई करेक्ट स्टेटमेंट कौन से है? AIP enhances underwater endurance for submarines, allowing longer submerged operations. Number 2, DRDO developed AIF module based on phosphoric acid. भाई बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, पॉज करके अपनी तरफ से देखो। यहां पर दोनों स्टेटमेंट्स एकदम परफेक्टली राइट है। मुद्दा क्या है वो हम समझते हैं। देखो, एयर इंडिपेंडेंट मॉड्यूल, आपको पता है ना सबमरीन्स हैं वो पानी के अंदर रहती है और बहुत लंबे समय तक ये एयर से कोई कनेक्टिविटी नहीं रखती। तो ऐसे में इनको लंबे समय तक अगर पानी के अंदर रहना है ना, तो फिर इनको एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि डीआरडीओ ने अभी अपनी तरफ से जो स्कॉर्पियन क्लासेस सबमरीन है हमारी, ठीक है, उनके लिए डेवलप किया है। ठीक है, अब इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट है वो क्या कह रहा है भाई, सीधी बात है लंबे समय तक सबमरीन्स को पानी के अंदर रखा जाए, एंड्योरेंस लंबी कर दी जाए। बिल्कुल ये पर्पस हमारा एकदम परफेक्टली राइट है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो कंपोनेंट डेवलप किया गया है, एयर इंडिपेंडेंट मॉड्यूल जो डेवलप किया गया है, इसके दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। एक तो आता है आपका फ्यूल कंपोनेंट और दूसरा होता है ऑक्सीडेंट कंपोनेंट। क्योंकि फ्यूल बर्न करने के लिए आपको क्या चाहिए, ऑक्सीडेंट, और उसके लिए आप हवा यूज करते हो। अब हवा है नहीं तो वो ऑक्सीडेंट वहां पर वो काम कर जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के कॉन्सेप्ट पे रिलाई किया जाता है, जो कि या तो एक हीट इंजन है उससे प्रोड्यूस की जाती है, वो इंजन हो सकता है डीजल से चले, है ना, वो हो सकता है गैस टरबाइन से चले। तो एक तो ये तरीका है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, और दूसरा एक तरीका होता है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जैसे कि हाइड्रोजन सेल और ये जो होता है ना वो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर हीट एनर्जी या हीट इंजन, इन दोनों में से किसी एक से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और उस इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर फिर इनके ऑपरेशंस कंटिन्यू रहते हैं, जिससे कि लंबे समय तक पानी के अंदर रह सके। ठीक है, अब यहां पर ये जो सेल तैयार किए गए हैं, इसमें फॉस्फोरिक एसिड बेस्ड जो सेल है वो जो नॉर्मली अच्छे खासी तरीके से यूज हो रहे हैं इंडस्ट्री में, तो उन पे बेस्ड ये मैकेनिज्म डेवलप किया गया है, तो उसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये था, इसकी डिटेल्स आप यहाँ पर और अच्छे से देख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर? चार कंट्रीज हैं, अजरबैजान, बुल्गारिया, यूक्रेन, ओमान। बताओ इनमें से कौन से करेक्ट हैं जो कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के पार्ट हैं? देखो वैसे देखा जाए ना तो ये चारों के चारों इसके पार्ट हैं। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं। अभी ये न्यूज में क्यों आया फिर से, वैसे तो रहता है इंडिया और ईरान अपनी तरफ से बहुत ईगर हैं कि कैसे भी करके इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट में लाया, रन में लाया जाए। बातें बहुत हो गई, बोला एग्जीक्यूशन में किया जाए, जिसमें मेन टारगेट ये हो रहा है कि ईरान का जो चाबार पोर्ट है ना, जहां पर इंडिया की अब आप कह सकते हो 10 साल का लीज और वो फाइनल हुआ है, तो वहां से लेकर जहदान करके एक सिटी है, वहां तक बोला रेल नेटवर्क हम जल्दी डेवलप करेंगे। और ये रेल में नेटवर्क डेवलप हो गया तो फिर कैस्पियन सी और फिर उसके बाद में ईस्टर्न यूरोप में एंट्री होना बड़ी आसान हो जाएगी। तो यहां पर अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं? नंबर 1, ये इनिशिएट किसने किया प्रोजेक्ट? ये था रशिया, ईरान और इंडिया। 2000 के साल में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। नंबर 2, ये एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है जिसमें आपका वाटर बेस्ड, लैंड बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म डेवलप किया जा रहा है, जिसमें इंडियन ओशन भी आ गया, आपका पर्शियन गल्फ भी आ गई, कैस्पियन सी भी आ गया। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो इसको जब फाइनलाइज किया गया था, है ना, तो इसमें मेन टारगेट ये था कि ईस्टर्न यूरोप का लिंक दे दिया जाए सीधा इंडिया तक, या फिर कहो इंडियन ओशन तक। इसमें रेल लिंक, रोड, सी रूट सब इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, जिसमें एक तरफ तो मुंबई पोर्ट है इंडिया का, और दूसरी तरफ रशिया की एक इंपॉर्टेंट सिटी सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, वो इसमें इन्वॉल्व है, टर्मिनल टू टर्मिनल अगर देखें तो। और मेंबर कंट्रीज की बात करें तो इसमें टोटल 13 कंट्रीज हैं,
जिनमें अजरबैजान, बेलारूस, बुल्गारिया, आर्मेनिया, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, रशिया, तजिकिस्तान, टर्की। कहने का मतलब इस रूट में जो भी कंट्रीज बीच में आ रहे हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें देखा जाए तो इसकी वेस्टर्न साइड है वो तो देखो दो साइड्स में इसको डिवाइड कर रखा है, एक तो कैस्पियन सी साइड वाली है और ईस्टर्न ब्रांच जो है वो ईस्टर्न कैस्पियन कोस्ट के आसपास में पैरेलल चल रही है, जहां पर दोनों तरफ में डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो वेस्टर्न साइड में तो देखो अजरबैजान और उसके साथ में रशिया दोनों मिलकर के पार्टिसिपेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ईस्टर्न ब्रांच की बात करें तो वहां पर आपको ईस्टर्न साइड में कौन कौन से कंट्रीज आ गए आपके कैस्पियन सी के, तुर्कमेनिस्तान प्लस कजाकिस्तान, ये भी पार्टिसिपेशन में है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट, द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर इंटेंस लो प्रेशर एरियाज confined to the area lying between 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। देखो भाई इसको थोड़ा सोचो। दूसरा, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैन फॉर्म ओवर द इक्वेटर बिकॉज द कोरियोलिस फोर्स इज स्ट्रॉन्ग एट इक्वेटर। बताओ भाई क्या ये बात सही है? तीसरा, इन द साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन in tropical latitude cyclones do not originate because of low sea surface temperature। ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, पॉज करके इसका आंसर सोचो। देखो इसमें अपन एक एक करके सोचते हैं, क्लियर करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो लो प्रेशर होता है, बिल्कुल लो प्रेशर वाली सिचुएशन होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये जनरली 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ मतलब ट्रॉपिक्स के बीच में ओरिजिनेट होते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा, ट्रॉपिकल साइक्लोन कैन फॉर्म ओवर द इक्वेटर। ये तो देखो एक्सट्रीम बात आ गई। जब भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में हम स्टडी करते हैं ना, तो क्या कभी इक्वेटर पे बनाया हुआ सोचा है, सुना है? नहीं ना, क्योंकि वहां पर कोरियोलिस फोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं, जीरो होता है। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है साइन थीटा। लैटिट्यूड की जो वैल्यू है ना, वो आप थीटा की जगह रख दो। जैसे कि इक्वेटर का मतलब 0 डिग्री लैटिट्यूड, तो साइन थीटा की वैल्यू 0, 0 का मतलब 0। इसका मतलब वहां पर कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंट ही नहीं है। जब कोरियोलिस फोर्स ही नहीं होगा तो वही वहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन का बनना पॉसिबल ही नहीं है, साइक्लोन्स बन ही नहीं पाएंगे। तो इस चक्कर में ये स्टेटमेंट आपका हो गया गलत। करेक्ट पूछे थे, गलत हो गया, तो दूसरा गलत गया, ये गया और ये गया। आपका आंसर सी। तीसरा स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली सही हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको। ठीक है, अब देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है ना, उनके अलग अलग रीजनल नेम है। पहली बात तो ये कि कंटेक्स्ट क्या था। देखो अभी रिसेंटली आपको पता है इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता है, तो वहां से जब बारबाडोस से उनको रवाना होना था तो वहां पर एक हरिकेन क्या एक ट्रॉपिकल साइक्लोन ही एक तरीके से, तो वहां पर हरिकेन बेरली, ठीक है, बेरिल, ये वहां पर अपीयर हो गया, जिसकी वजह से वहां पर फ्लाइट को डिले करना पड़ा, इस वजह से ये न्यूज में रहा। अब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहां कहां पर होते हैं ये देख लो आप। अगर पैसिफिक में वेस्टर्न रीजन में ओरिजिनेट हो रहा है तो टाइफून बोल दिया जाता है, और वहीं पर साउथ पैसिफिक की तरफ जाओगे थोड़ा सा तो वहां पर आपको विली विली बोल दिया जाएगा। मैकेनिज्म मोर और लेस इनका सेम ही होता है। सेंट्रल लेवल जो है वहां पर आपको मिलेगा लो प्रेशर और बाहर से हवाएं अंदर की तरफ आते हुए दिखाई देगी। इसके अलावा इंडियन ओशन में साइक्लोन ही बोल दिया जाता है, और इधर अटलांटिक ओशन में हरिकेन नाम दे दिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर वेस्ट ईस्टर्न पैसिफिक की बात भी करें ना, तो वहां पर भी इसको हरिकेन ही बोल दिया जाता है। अगर इसकी थोड़ा एक्सप्लेनेशन की बात करें तो क्या कंडीशन है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि टेम्परेचर है ना पानी का, वो 27 डिग्री से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए या 27 डिग्री होना चाहिए। मतलब ये कि ठीक ठाक वार्म कंडीशन पानी की होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा, कोरियोलिस फोर्स की प्रेजेंस होनी चाहिए। कोरियोलिस फोर्स क्या है भाई? एक तरीके का वर्चुअल फोर्स होता है जो कि अर्थ के रोटेशन की वजह से डेवलप होता है, अपनी एक्सिस पे रोटेट करने की वजह से होता है। ठीक है, वो उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए। अब इक्वेटर पे क्या है, ये जीरो होता है, तो इक्वेटर पे साइक्लोन्स नहीं बनते। जबकि पोल्स पर आपको पता है पोल पर डिग्री कितना लिखते हैं हम, 90, तो साइन 90 का मतलब कितना हो गया भाई? 1। इसका मतलब मैक्सिमम कोरियोलिस फोर्स कहां पर प्रेजेंट है? आपके पोल्स पर। इसके अलावा वर्टिकल विंड स्पीड है, उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर अगर ओशनिक ये ओशन वाटर है तो इससे हवाएं ऊपर उठेंगी। लो प्रेशर है, लो प्रेशर है तो हवाएं आसपास से आएंगी और ऊपर उठने की टेंडेंसी रखेंगी। तो यहां पर ये हवाएं है ना, वर्टिकल हवाएं, इनकी हवा में इनकी स्पीड में वेरिएशन मिनिमम होना चाहिए। इसके अलावा लो प्रेशर क्रिएट होना चाहिए सेंटर में, और साथ ही साथ अपर लेवल पे हवाएं, जैसे यहाँ पर ऊपर जाएंगी तो ऊपर क्या है भाई? ट्रोपोपाउस से टकरा करके हवाएं डाइवर्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म काम करता है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपको डाउट रहा होगा। ठीक है, स्टेटमेंट्स हमने सारे देख लिए।
चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। भाई फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना इसको। द फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर्म्ड एवरी 5 years बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भाई देखो एक एक चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये अंडरलाइन करने की जो हैबिट है ना, ये डेवलप कर लेना भाई, बहुत जरूरी है, की पॉइंट्स बहुत जरूरी है। फिर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनविसाजेस, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनविसाजेस द फाइनेंस कमीशन एज अ बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। बताओ भाई सोचो। तीसरा, फॉर्मुलेशन ऑफ यूनियन बजट, फॉर्मुलेशन ऑफ यूनियन बजट इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ फाइनेंस कमीशन। देखो भाई इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट आपको सही लग रहे हैं, पॉज करके अपनी तरफ से फाइनल कर लो। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फाइनेंस कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जी, बिल्कुल आर्टिकल 280 के तहत इसकी प्रोविजन है, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन है, ये बात ठीक है। क्या इसको हर 5 साल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो फाइनेंस कमीशन को एक बैलेंसिंग व्हील के तौर पर देखता है कि भाई फिस्कल फेडरलिज्म है, जहां पर एक तरफ सेंटर दूसरी तरफ स्टेट, दोनों के बीच में बैलेंस बनाता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। तो क्या ये बात सही है जी, बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और फिर तीसरा स्टेटमेंट आपका, फॉर्मुलेशन ऑफ यूनियन बजट इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ फाइनेंस कमीशन। वैसे स्टेटमेंट को अगर एक बार होल्ड पे भी रखो तो आपका फर्स्ट और सेकंड सही हो गया ना, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में आपका दो दो के पेयर के हिसाब से पूछ रहा है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, आपका आंसर बी वैसे ही चला गया। और वैसे जो तीसरा स्टेटमेंट है यूनियन बजट, तो भाई गवर्नमेंट बनाती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम रहता है, कहां पर फाइनेंस कमीशन का काम है वो, तो ये स्टेटमेंट वैसे भी गलत हो गया, तो आपका आंसर हो गया बी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। न्यूज में क्यों है वो देखो। अभी क्या है, 16 फाइनेंस कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है आर्टिकल 280 के तहत। काम क्या है कि भाई 5 साल के लिए ये अपनी तरफ से एक प्लान देके जाएंगे, फॉर्मूला बना करके जाएंगे कि किस फॉर्मूला के बेसिस पे सेंटर और स्टेट्स के बीच में रेवेन्यू का शेयर होना चाहिए। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जहां पर गवर्नमेंट के पास में जो टैक्स से इनसे रेवेन्यू आती है उसके हिस्सेदारी की बात यहाँ पर फाइनल होती है। तो एक तरीके से स्टेट और सेंटर के बीच में एक बैलेंस बनाने का काम किया कि नहीं किया, आप ही बताओ इस बात को, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, इसके आगे अगर देखा जाए तो वहां पर आपका आ जाता है फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल 280 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैंने बता दिया आपको। फाइनेंस कमीशन की अगर बात करें तो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन 1951 में स्टैब्लिश हुआ था, फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट ऑफ 1951 के तहत। साथ ही साथ में ये बैलेंसिंग व्हील के तौर पे देखा जाता है, इसमें डाउट ही नहीं है। इसमें एक चेयरमैन होता है और 4 मेंबर्स होते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, जो मेंबर्स होते हैं ना, ये ध्यान रखें, वो हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन रखते हैं, इसका मतलब हाई कोर्ट के जज के तौर पे अगर उनको अपॉइंट करने की बात है तो अपॉइंट हो जाए, ठीक है, ये आपको डाउट नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इनके पास में फाइनेंशियल एक्सपीरियंस होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इकोनॉमिक्स का तो नॉलेज जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली बैलेंसिंग व्हील का काम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, टैक्स के कितने क्या हिस्सेदारी होगी स्टेट्स की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट्स को जो ग्रांट दिया जाता है एक तरीके की असिस्टेंस, तो वो किस हिसाब से दी जा सकती है, उसके लिए ये अपनी तरफ से गाइडलाइंस देते हैं, या फिर टर्म्स ऑफ रेफरेंस के तौर पर इनको जो टर्म्स एंड गाइडलाइंस मिलती है उनके हिसाब से अपनी रिकमेंडेशन देते हैं, ठीक है। ये टारगेट क्या है कि कैसे भी करके स्टेट फाइनेंस को हम इंप्रूव कर सकें। इसके अलावा जो भी इनको मैटर दिए जाते हैं उन मैटर्स के ऊपर रेफरेंस, जो भी पॉइंट इनको दिए जाते हैं जिनको टर्म्स ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, उसके हिसाब से ये अपने काम को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। और बजट बनाने का काम मैं आपको बता ही चुका हूं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम है, राइट। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, द हिग्स बोसोन is often referred to as the good particle. Which of the following statement best describe its significance? भाई हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल बोला जाता है। अब बताओ 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सा एकदम बढ़िया इसको डिफाइन कर रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कर रहा है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स दैट होल्ड्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस। भाई बताओ, ठीक है, एटम की उसके सेंटर में जो है इकट्ठा करके रखता है। दूसरा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। देखो सोचो, इट इज एसोसिएटेड विद द ओरिजिन ऑफ द मास इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स दो इट्स इंटरेक्शन विद द हिग्स फील्ड। बताओ भाई तीसरा स्टेटमेंट। चौथा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वीक न्यूक्लियर फोर्स दैट गवर्न्स रेडियो एक्टिव डिके। बताओ भाई इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट एकदम क्लियरली डिफाइन करता है। देखो हिग्स बोसोन के बारे में अभी रिसेंटली जो डिस्कशन हुए उनमें एक चीज आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो हिग्स बोसोन क्या है, ये एक तरीके का फील्ड क्रिएट हो रहा है, ठीक है, जो कि आपके जो आप कह सकते हैं ना कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको अपने मासेस को फील करवाता है ये फील्ड, ठीक है। तो पॉइंट यहां पर ये है कि
जब एलिमेंट्री पार्टिकल्स को अपनी खुद के मासेस का उनके ओरिजिन के बारे में आइडिया लगता है या फिर उनका ओरिजिन का एक पॉइंट बनता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहां पर बन जाता है हिग्स बोसोन के बारे में। अच्छा, ये न्यूज में क्यों रहा वो अगर देखें तो देखो, अभी रिसेंट टाइम में, ठीक है, टॉप क्वार्क मास जो है उसके बारे में फिजिसिस्ट ने एक एक्यूरेटली पॉइंट डिक्लेयर किया है कि किस तरीके से यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया, कैसे एक स्मॉल पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल जो है वो डेवलप होते हुए एटम बने और फिर उसके बाद में ये यूनिवर्स ओरिजिन हुआ। आपको पता है ना, सर्न का एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है जिसके ऊपर इसी हिग्स बोसोन का इसी के ऊपर फाइनल हुआ था कि भाई हिग्स बोसोन करके भी एक पार्टिकल है जो कि मोर और लेस दुनिया की इस पूरी यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में हमें आइडिया देता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि रिलेटिविटी का एक कॉन्सेप्ट यहां पर आपको देखने को मिलता है। अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, वो अपने अपने लेवल पे काम करते रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जिनकी बात हमने ऑलरेडी कर दी, बट उनका मास, उनको किस तरीके से उनका वेट या फिर उनकी जो कॉम्पोजिशन है उसका एक तरीके से डेवलपमेंट होता है, उसमें हिग्स बोसोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें हिग्स फील्ड है ना, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और इसके बारे में आइडिया फाइनल कब हुआ था? 4 जुलाई 2012 को डिक्लेयर कर दिया कि भाई हिग्स बोसोन नाम से भी एक एलिमेंट्री पार्टिकल होता है, जो कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सर्न के द्वारा फाइनलाइज कर दिया गया है, जिसके तहत एक महाप्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, जिसमें ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है कि नहीं, किस तरीके से दुनिया बनी, हम थोड़ा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि शुरू कैसे हुआ था, ठीक है, और फ्यूचर क्या हो सकता है, इस तरीके के एस्पेक्ट्स के ऊपर वहां पर रिसर्च चल रही है। हिग्स बोसोन क्या है? एक तरीके का सब एटॉमिक पार्टिकल है, जो आपको मैं बता चुका हूं, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इनकी तरह ही होता है, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं पार्टिकल्स को अपने मास का एक लिंक फील होता है। अब आप देखो, न्यूट्रॉन पे क्या है? न्यूट्रल है वो, ठीक है, प्रोटॉन पे क्या है? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। तो इनका हिग्स बोसोन पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन जब होता है तब इनका मास का आइडिया लगता है। जैसे कि आपको पता है, प्रोटॉन के कंपैरिजन में जो है इलेक्ट्रॉन आपको थोड़ा लाइटर मिलेगा, ठीक है, और न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से हल्का सा ज्यादा हैवी मिलेगा। तो ये सारी चीजें हिग्स बोसोन पार्टिकल का मोर और लेस एक मैनिफेस्टेशन कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब ये है, हिग्स बोसोन जो है वो एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, दूसरे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, और जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं ना, तब इनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे इनके मासेस जो हैं वो डेवलप हुए हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इनके। तो कहने का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमें एटॉमिक फिजिक्स के बारे में डिटेल देने में, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद रेफरेंस टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस अंडर वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के तहत इंस्टीट्यूशंस हैं, दो स्टेटमेंट्स हैं, ध्यान से देखो। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD प्रोवाइड्स कमर्शियल और कंसेशनल लोन्स टू ओनली सोवरेन स्टेट्स। देखो भाई, इसमें एक एक वर्ड आपको पता होना चाहिए, इसका क्या मतलब है। दूसरा, द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA फाइनेंसेस प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन डेवलप्ड कंट्रीज। देखो जी, बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। अब एक एक को हम थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं, आप अपनी तरफ से पॉज करके आंसर लिख लो। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, IBRD जिसको एक्चुअल में वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, है ना, इसके द्वारा क्या कॉमर्शियल और कंसेशनल लोन्स दिए जाते हैं ओनली सोवरेन स्टेट्स को। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सोवरेन स्टेट का मतलब, जैसे इंडिया एक सोवरेन स्टेट है जिसकी अपनी खुद की सरकार है, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, सारा एकदम सेपरेट अपने हिसाब से ऑटोनॉमस मैनर में काम करता है। तो ऐसे स्टेट्स को कॉमर्शियल और कंसेशनल मतलब कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर इनके द्वारा लोन दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, IDA जो है वो क्या प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रहा है, पर्टिकुलरली डेवलप्ड नेशन में। अब आपको यहाँ पर ये डेवलप्ड के ऊपर है ना, थोड़ी घंटी बज जानी चाहिए थी। ये डेवलप्ड नहीं है भाई, ये डेवलपिंग लिखता तो भी चल जाता है, या फिर जो पुअर कंट्रीज है ना उनके अंदर प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने का काम करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, तो आंसर आपका सीधा ए चला जाता है। अब देखो, इसको थोड़ा हम डिटेल में जानते हैं क्यों है ये न्यूज में। अभी वर्ल्ड बैंक के द्वारा $1.5 बिलियन का इंडिया को लोन दिया गया है, और उस लोन में मेन टारगेट रहेगा कि हम लो कार्बन एनर्जी डेवलपमेंट कर सकें, क्योंकि हमने पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के तहत हमने कमिटमेंट ले रखे ना कि हम कह सकते हैं कि हम खुद को 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनाना चाह रहे हैं, हमारी इकोनॉमी को हम कार्बन एमिशन से मिनिमम इंपैक्ट डालने वाली इकोनॉमी बनाना चाह रहे हैं। तो वो सारे सेगमेंट यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये $1.5 बिलियन का जो सेगमेंट है ना, इसमें 1.46 बिलियन का जो लोन है वो तो देखो IBRD दे रहा है, ठीक है, सोवरेन स्टेट है ना इंडिया इसलिए, और 31.5 मिलियन का क्रेडिट है वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA के द्वारा दिया जा रहा है। तो दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। अब पॉइंट है कि वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में डिफरेंस क्या है। देखो, वर्ल्ड बैंक जो नॉर्मली कंसिडर किया जाता है वो है आपका IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि आप कह सकते हो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में स्टैब्लिश हुआ था यूरोप को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। बट अभी देखा जाए तो वो तो डेवलप्ड कंट्रीज में कन्वर्ट हो चुके हैं भाई,
यूरोपियन कंट्रीज जो बर्बाद हुए थे सेकंड वर्ल्ड वॉर में, बट अब इसने अपनी तरफ से री एम किया है खुद को, और अब टारगेट ये है कि जहां पर भी सोवरेन स्टेट्स हैं, है ना, देश हैं, उनके अंदर डेवलपमेंट का कोई भी काम आएगा तो उसको उनको हम कंसेशनल मैनर में सस्ती दर के ऊपर लोन प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि इकोनॉमी उनकी ग्रो हो सके। तो एक तो IBRD, दूसरा है आपका IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तीसरा है आपका इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये दोनों मिलकर के वर्ल्ड बैंक बनते हैं मेजरली, ध्यान रखना, ये दोनों मिलकर के वर्ल्ड बैंक बन जाते हैं। और उसमें मेजर जो रोल है वो किसका आ जाता है आपका, इसका, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। फिर इसके अलावा 2 ये हो गए, और 3 और एंटिटीज को जोड़ दो, फिर बन जाएगा आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो टोटल 5 एंटिटीज मिलकर के वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाती हैं। तो तीसरी कौन सी है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, चौथी कौन सी है, मल्टी लेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, पांचवी है इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। अब इनके नाम से पता पड़ रहा है कि कौन क्या काम करने वाला है, और इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ और ले लेते हैं। सबसे पहले IBRD, इसके बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया। ये कॉमर्शियल और कंसेशनल लोन देता है, किसको, ओनली सोवरेन स्टेट्स को, जिससे कि वो अपनी खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर को इनको डेवलप करके प्रोग्रेस कर सके। फिर आ जाओ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA की बात करें, ये देखो वर्ल्ड के गरीब देशों के अंदर गरीबी को खत्म करने के लिए काम करता है। जबकि बात क्या थी वहां पे स्टेटमेंट में, डेवलप्ड बोला था, गरीब की बात आ गई ना, इसका मतलब डेवलपिंग चल जाता, बट डेवलप तो बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। और इंटरेस्ट फ्री लोन देता है, ये सबसे बड़ी बात है यहाँ की। चलिए जी, फिर नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1956 में स्टैब्लिश हुआ था। काम है कि प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत ज्यादा एनकरेज करना, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के बिना ग्रोथ करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, कैपिटल को मोबिलाइज करना, ये सारे सेगमेंट्स को प्रमोट करने का काम करता है। फिर आ जाओ आपका मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी, मीगा। मीगा की बात करें, भाई सीधी बात है, इन्वेस्टमेंट की बात ही आ रही, तो FDI को प्रमोट करेगा कि हाँ भाई, डेवलप्ड कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ पहुंचाया जाए, जिससे कि डेवलपिंग कंट्रीज भी प्रोग्रेस कर सकें। आ जाइए फिर इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ICSID, इसकी बात करें तो ये देखो डिस्प्यूट आ गया ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मामला है उसमें कहीं पे भी कोई भी अगर रोड़ा आ रहा है तो उसको मिल बैठ करके बातचीत करा करके आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन के आधार पर उस डिस्प्यूट को सेटल कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट और फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच का जो भी कोई प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व कराने में काम करते हैं, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग शोक रिवर। शोक रिवर से संबंधित 2 स्टेटमेंट्स हैं। शोक रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द रीमो ग्लेशियर नियर सियाचिन ग्लेशियर। सेकंड स्टेटमेंट, इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, जॉइंस द इंडस इन इंडियन साइड ऑफ लद्दाख। अब आपके सामने 2 स्टेटमेंट्स है, करेक्ट आपको चूज करना है, पॉज करो, अपनी तरफ से आंसर लिख लो। अब देखो एक एक स्टेटमेंट को देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, शोक रिवर ओरिजिनेट होती है रीमो ग्लेशियर जो कि सियाचिन ग्लेशियर के पास है, बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट, ये इंडस की ट्रिब्यूटरी है, जी हां बिल्कुल ट्रिब्यूटरी है, और इंडस को ये ज्वाइन करती है इंडियन साइड ऑफ लद्दाख में नहीं, लद्दाख का ही आपको पता है गिलगिट बाल्टिस्तान एक्सटेंशन है जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का पार्ट है, तो इंडियन साइड में ये नहीं ज्वाइन करती है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट चला गया गलत, आपका आंसर हो गया ए। अब देख लो इसको अच्छे से। पहली चीज तो ये न्यूज में क्यों थी, शोक रिवर है ना, इसका नाम ही बड़ा गजब है, ठीक है। शोक जो है इसका मतलब लद्दाखी के अंदर होता है द रिवर ऑफ डेथ, और यहां पर ही एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ जहां पर हमारे डिफेंस पर्सनल्स जो हैं उनकी एक कॉन्वॉय जा रही थी, उसमें से एक बड़ा बस या फिर बड़ा एक कह सकते हैं व्हीकल है, वो यहाँ पर शोक रिवर में नीचे आके गिर गया, जिसके चलते 7 सोल्जर्स की हमारे वहां पे डेथ हो गई, इस वजह से ये न्यूज में रही। और शोक रिवर की बात करें तो देखो ये इंडस रिवर इधर से जा ही रही है, ठीक है, और ये शोक रिवर इधर से आकर के और फिर बाद में ज्वाइन कर रही है इंडस को, तो इसका मतलब ये कौन सी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। और इस शोक की एक और इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, दैट इज नुब्रा, ओके। ये नुब्रा जो है वो शोक की ट्रिब्यूटरी है, शोक की, और दोनों की दोनों राइट, नुब्रा राइट बैंक पे जाके मिल रही है शोक से, शोक राइट बैंक पे जाके मिल रही है इंडस से। ये हो गया आपका मेजर पॉइंट, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है होना चाहिए। रीमो ग्लेशियर की बात हम कर ही चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, रीमो ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर की टंग ही है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको पता है ना कि ग्लेशियर्स मूव कैसे करते हैं, ग्लेशियर्स को मूव करने में बड़ा जोर आता है क्योंकि सॉलिड फॉर्म में रहता है ना, इसलिए ये मूव इस तरीके से करते हैं, जीभ निकली हुई सी रहती है, टंग, ठीक है। और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, नुब्रा की बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है,
अभी रिसेंट आपको पता है ना, लोकसभा का राज्यसभा का इनका सेशन चल रहा है, तो वहां पर राहुल गांधी जी के द्वारा मुद्राओं की बात की गई थी, अभय मुद्रा बार बार आ रही थी। तो ऐसे में हमारे सामने क्वेश्चन आ गया उसी से रिलेटेड, विद रेफरेंस टू बुद्धिस्ट मुद्राज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अपने को करेक्टली मैच्ड पेयर फाइंड आउट करना है, जिसमें भूमि स्पर्शा मुद्रा के लिए कहा जाता है मूवमेंट ऑफ द बुद्धाज एनलाइटनमेंट। बताइए ये पेयर सही है कि नहीं। दूसरा, धर्म चक्र मुद्रा, जेनरोसिटी, कंपैशन एंड द ग्रांटिंग ऑफ विशेस। क्या ये पेयर ठीक है। थर्ड, अभय मुद्रा, वार्निंग और प्रोटेक्शन अगेंस्ट एविल फोर्सेस। अब आपको बताना है कि कितने यहाँ पर पेयर ठीक है और कितने गलत हैं। तो पॉज करके अपनी तरफ से आंसर दे दो। देखो इसमें यहाँ पर सीधा आंसर है ना, वो तो एक है कि फर्स्ट ऑप्शन है ना एकदम करेक्टली मैच्ड है, बाकी ये दोनों के दोनों मैच्ड एकदम अच्छे से नहीं है, तो आंसर आपका ए चला जाता है। अब देखो मुद्राओं की बात करें तो राहुल गांधी जी वाली बात तो मैंने आपको कर ही दी कि यहाँ पर इन्होंने अभय मुद्रा की बात बहुत की, इस तरीके का पोस्चर। अब अभय मुद्रा की बात करें टू द पॉइंट, तो यहाँ पर आप ये देखो ये वाली मुद्रा है अभय मुद्रा, जो कि मोर और लेस आपको ये बताती है कि हाँ आप ब्लेसिंग्स दे रहे हो, आपके अंदर डर नहीं है, दूसरे को माफ भी कर रहे हो, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो चीज तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन था वो तो मैच कर गया। बाकी उसके अलावा भूमि स्पर्श मुद्रा है ना, वो यहाँ पर आप देखो मोटी मोटी बात क्या कर रहा है कि गौतम बुद्धा जब भूमि को टच करते हैं, इसका मतलब एक तरीके से कि अर्थ जो है वो सच्चाई की एक गवाह है। जो भी बात गौतम बुद्धा बोल रहे हैं वो अर्थ को अपनी कहते हैं ना कि मैं सौगंध खा के बोलता हूँ समथिंग, वो वाली चीज है। इसके अलावा जो दूसरी मुद्रा यहाँ पर हमारे सामने आई थी, वो आई थी आपकी धर्म चक्र मुद्रा। धर्म चक्र मुद्रा यहाँ पर देखो धर्म चक्र परिवर्तन से रिलेटेड हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, व्हील ऑफ द लॉ, ये वो घूम रहा है समय के साथ में, कानून है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, जिसके अंदर इस तरीके की पोजीशन आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा भी जितनी भी मुद्राएं हैं उनकी बात करें, एक तो वराधा मुद्रा, उसमें सीधी बात है विशेष की फुलफिलमेंट से रिलेटेड है। एक ध्यान मुद्रा, सीधी बात है कि आप वहां पर मेडिटेशन की बात करोगे, ठीक है, एकदम केंद्रित हो एकदम अपनी सोच में। इसके अलावा वित्रका मुद्रा, इसमें इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हो कि जो यहाँ पर उंगलियां हैं, तीन उंगलियां एक तरफ है, तर्जनी और अंगूठा एक साथ मिले हुए हैं, वो अपनी तरफ से अपना एक व्हील ऑफ लॉ को शो कर रहा है, ये सर्कल जो है वो, ठीक है। इसके अलावा तर्जनी मुद्रा है जिसमें आपने इंडेक्स फिंगर को आगे करते हुए वार्निंग और थ्रेट वाली बात कर दी, किसी को आप चैलेंज करते हो ना उंगली करके, क्या उसकी तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए। इसके अलावा नमस्कार मुद्रा, भाई सीधी बात है ग्रीटिंग्स करने का तरीका है। फिर ज्ञान मुद्रा यहाँ पर, ठीक है, इसकी बात की जाए तो ज्ञान मुद्रा में तो टीचिंग्स की बात आ रही है, ठीक है। और साथ ही साथ आपका आ जाता है कर्णा मुद्रा। कर्णा मुद्रा में आप ऐसा जो भी कहते ना कि राक्षसी चीजें हैं उनको आप डिनाई कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा क्षेपणा मुद्रा, क्षेपणा मुद्रा के अंदर आप दोनों हाथों को इस तरीके से पोस्चर करते हो इंडेक्स फिंगर्स को मिलाते हुए, तो इसमें यह है कि हाँ भाई इमोरालिटी किस तरीके से कंटिन्यू की जा सकती है, कैसे आप अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हो, लाइक दैट। फिर उसके बाद में उता भ्रबोधि, उत्तराबोधि मुद्रा। उत्तरबोधि मुद्रा का मतलब सर के ऊपर इस तरीके से हाथों को ज्वाइन करके रखा जाता है और उसमें टुगेदरनेस की इनकी बात की जा रही है, राइट। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर सुप्रीम एनलाइटनमेंट का पोजीशन आ जाता है, ये फाइनल स्टेज है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि टोटल आपके पास में 12 डिफरेंट मुद्राएं हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड, और जो दो मुद्राएं थी उनकी बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं कि किस तरीके से धर्मचक्र मुद्रा, तो धर्मचक्र परिवर्तन व्हील से रिलेटेड है, व्हील ऑफ लॉ वो टर्न कर रहा है, और अभय मुद्रा जो है वो प्रोटेक्शन की और एक तरीके नेगेटिविटी को खत्म करने की, डर से दूरी की वो बात कर रहे हैं, ठीक है, हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको मिल सकता है एग्जाम में। First, the rule covers all type of batteries including electric vehicle batteries. बताइए सही है कि नहीं। BWMR mandates phased recycling of used electric vehicles, lithium ion batteries from 2022. देखो भाई बताओ इसका आंसर। Third, producers of batteries are accountable for managing the waste generated by their प्रोडक्ट अंडर BWMR। अब आपके सामने तीन स्टेटमेंट है, कौन सा सही है कौन सा गलत है देख लो और करेक्ट आंसर आपको दे देना है। हमेशा हमें ध्यान रखना, पॉज कर लो, ठीक है, अपनी तरफ से आंसर दे दो, मैं एक्सप्लेनेशन पे जा रहा हूँ सीधा। पॉइंट इज कि देखो सबसे पहली चीज इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरीज है वो इंक्लूड है, बिल्कुल इंक्लूड की जा रही है, जब बैटरी का नाम ही आ गया तो अम्ब्रेला अप्रोच ही रखी जाएगी। दूसरा
कि फेज रिसाइकिल के ऊपर काम किया जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के या फिर जो भी लिथियम आयन बैटरीज होगी उनकी। यहां तक तो सब ठीक है, बट क्या 2022 से इंप्लीमेंट हो रहा है क्या? यही यहां पर घुमाने वाली बात है। डेटा जब भी आता है तो वहां पर आपको अलर्ट हो जाना है, ये गलत बात है। ये 2026 से स्टार्ट होगा, ध्यान रखना। ठीक है। और तीसरा, प्रोड्यूसर्स जो भी हैं, बैटरी बनाने वाले जो भी हैं, उनकी यहां पर जवाबदारी होगी कि हाँ भाई, वो जितना भी बैटरी बेस्ड जनरेट हो रहा है वेस्ट, उसको इकट्ठा करे, उसको रिसाइकिल करे। तो ऐसे में तीसरा स्टेटमेंट सही है, 1 और 3। तो दूसरा आपका गलत हो गया था ना, तो गलत वैसे निकालोगे तो आंसर आपका वैसे ही हो गया बी। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। अभी होता क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की तरफ से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को प्रमोट किया जा रहा है, जिससे कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर सकें। उसके लिए क्या किया जा सकता है कि भाई जो भी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स में हम लिथियम को देख सकते हैं, कोबाल्ट को देख सकते हैं, ऐसे लंबी लिस्ट है। तो पॉइंट यहाँ पर आता है कि इन मिनरल्स की हमारे यहाँ पर कमी है, तो जो प्रोडक्ट हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं ना, तो क्यों ना हम उनसे निकाल करके रिसाइकिल कर लें। तो इस चीज को प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 है ना, जो नीति आयोग की तरफ से रिकमेंड किए हुए थे, तो बोलो उनके साथ मिलकर के इस स्कीम को हम इंप्लीमेंट करेंगे। इसमें क्या है जी, आप रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो, फिर उसको मैन्युफैक्चर करके आइटम्स यूज कर लेते हो, जैसे कि मोबाइल फोन हम यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद में जो भी आपका वेस्टेज मटेरियल निकल रहा है, जैसे एक बार यूज कर लिया, आप छोड़ रहे हो फोन को या फिर बैटरी रिप्लेस करवा दी, तो पुरानी वाली बैटरी है ना, उसको रिसाइकिल या रिफर्बिश करो। इसका मतलब क्या होगा कि देखो, यूज आने लायक है पुरानी बैटरी, थोड़े बहुत रिपेयर्स हैं, तो रिपेयर करके उसको रीयूज कर लो, रिफर्बिश कर दो। या फिर उसको तोड़ फोड़ करके उसके में से जो काम काम की हैवी मटेरियल वाला पोर्शन जो है क्रिटिकल मिनरल्स का, वो निकाल करके अगेन दूसरे मैन्युफैक्चरिंग में काम ले लो। कुल मिलाकर के कचरे तक मत पहुंचने दो। इससे क्या होगा, ई वेस्ट भी रिड्यूस होगा। ठीक है। यही चीज यहां पर बताई हुई है। 2022 के ये जो कानून थे ना, रूल थे, ये बैटरीज मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2001 को रिप्लेस करके आए थे। इसमें हर तरीके की बैटरी की बात की है जिसमें लिथियम आयन बेस्ड काम होता है। ठीक है, चाहे वो ऑटोमोटिव से रिलेटेड हो, इंडस्ट्रियल बैटरीज हो, कुछ भी हो। इंप्लीमेंटेशन 2026 से होने वाला है, ये ध्यान रखें। 2022 के तो रूल्स हैं, पर इंप्लीमेंटेशन 2026 से होगा। और तीसरा स्टेटमेंट, कोई डाउट ही नहीं है कि भाई जो प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं बैटरीज को, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो भाई उन बैटरीज को उनकी लाइफ टाइम तक अच्छे से मॉनिटर करे, और जब वो यूजफुल ना रहे तो उनको फिर रीयूज रिफर्बिश करने पर रिलाय करें, या फिर उनसे निकाला हुआ मटेरियल यूज करें रिकंस्ट्रक्ट करने के अंदर। कहने का मतलब, मटेरियल वेस्टेज नहीं होना चाहिए, और इस प्रिंसिपल को बोलते हैं पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। इसके ऊपर ही ये काम चल रहा है। ठीक है। इसके लिए एक डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल है, वो भी डेवलप्ड है, जिसके थ्रू आप यहाँ पर अपनी तरफ से कह सकते हैं कि हाँ, अपडेट कर सकते हो कि हाँ जी, इतना हमने कलेक्शन कर दिया और यहाँ पर इस तरीके से बैटरीज अवेलेबल हो जाती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पोलियो वैक्सीन। Oral polio vaccine contains the live attenuated poliovirus. Second, the oral polio vaccine provides much greater degree of protection relative to inactivated polio virus. बताइए वैक्सीन। ठीक है, बताइए करेक्ट आंसर कौन सा है। दो स्टेटमेंट्स है, पॉज कर लो, अपनी तरफ से देख लो। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो 2 बूंद जिंदगी की दी जाती है ना, उसमें क्या होता है, पोलियो वायरस ही होते हैं, बट उनको थोड़ा कमजोर बना करके फिर दिया जाता है, जिससे कि पेट में जैसे ही बूंद मुंह में जाए, मुंह से पेट में जाए, तो ऐसे में इम्यूनिटी वहीं से डेवलप होनी शुरू हो जाए। तो पहला एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट कि जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, जिसमें इंजेक्शन दिया जाता है सीरिंज का यूज करते हुए, उसके कंपैरिजन में ओपीवी जो ड्रॉप दी जा रही है 2 बूंदे जिंदगी की, वो ज्यादा इफेक्टिव है। जी बिल्कुल सही बात है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाता है। सवाल ये आता है कि न्यूज में क्यों, अभी क्या है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ही 2 ऐसे कंट्रीज रह गए जहां पर अभी भी पोलियो खत्म नहीं हो रहा, और अब तो वहां पर बड़ी सिटीज में भी ये फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए ये न्यूज में रहा। अब ओपीवी तो क्या होता है, मैंने बताया आपको, कमजोर पोलियो के वायरस ही होते हैं। अब आपको पता है पोलियो के 3 वेरिएंट है, 1 2 3, तो तीनों का ही ये कॉम्बिनेशन होता है। साथ ही साथ जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होता है, उसमें तो इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है ना। और आप देखोगे कि जिस इंडिविजुअल को इंजेक्शन दिया गया है, जिस इंडिविजुअल को 2 बूंदे जिंदगी की दी गई हैं, उन दोनों में इफेक्टिवली क्या देखते हो, बहुत से फायदे हैं ओपीवी के। दैट मीन्स बूंदे जो मुंह के थ्रू जा रही है ना, वो ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि पहली चीज तो, जैसे ही ये वायरल एंट्री होती है एक बच्चे के बॉडी में, तो वहां से गट तक पहुंचने में और पूरी पूरी बॉडी में एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स देखने को मिलता है।
तो ये चीज ही तो कहीं ना कहीं हमें डेवलप करनी है। वैक्सीनेशन का मतलब क्या है भाई, एक तो क्योर करना होता है, एक प्रिवेंशन है। ये प्रिवेंशन की अप्रोच है कि हमारी बॉडी में पहले से एंटीबॉडीज डेवलप हो जाए, जिसके चलते अगर फर्दर वायरस से एनकाउंटर हो कभी बॉडी का, तो वहीं पे ट्रीटमेंट कर ले खुद का बॉडी, राइट, इस तरीके से। और दूसरा, सिरेंज और ट्रेन्ड पर्सनल्स की जरूरत नहीं है, 2 बूंदे ड्रॉप की डालनी है, कोई भी डाल सकता है ना। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोकिंग कोल। कोकिंग कोल जो है primarily used in production of steel. Second statement, India has abundant reserves of high quality coking coal. Third, the global demand for coking coal is significantly declining due to increased use of the renewable energy sources. चलिए बताइए करेक्ट स्टेटमेंट। पॉज कर लो, मेरी तरफ से मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट, प्राइमरी यूज जो है कोकिंग कोल का वो आपका स्टील प्रोडक्शन है, जी बिल्कुल है। दूसरा, क्या इंडिया के पास में हाई क्वालिटी कोकिंग कोल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, जी बिल्कुल नहीं। अगर ज्यादा क्वांटिटी में होता तो इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर थोड़े ना होता कोकिंग कोल का, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा गलत गया तो ये और ये गए, अब 1 और 3 बच गए, पहला पहले ही सही हो गया, तो तीसरा नहीं भी आता है तो ऑटोमेटिकली गलत ही जाएगा कि ग्लोबल डिमांड कोकिंग कोल की जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज डेवलप होने के चलते कम हो रही है। जी ऐसा नहीं है, जो थर्मल कोल है ना, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो कोल है उसकी डिमांड कम हो रही है। कोकिंग कोल की जरूरत तो कहां पड़ती है, मेटलर्जी में। जैसे आयरन से आप स्टील बनाना चाहते हो, जैसे स्टील हमने ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग में देख लिया, तो इसका आंसर आपका चला गया ए। अब देखो इसमें डिटेल देख लेते हैं। अभी मुद्दा क्या है, मुद्दा यह कि हमारी जो स्टील मिनिस्ट्री है ना, उनके द्वारा कोकिंग कोल इनपुट सप्लाई के लिए अलग अलग सेगमेंट से हम एंगेज कर रहे हैं। जैसे कि हम रशिया और मंगोलिया से भी बातचीत कर रहे हैं कि भाई आपके पास में कोकिंग कोल के अच्छे खासे सोर्सेज हैं, आप हमें सप्लाई दे दो, जिससे कि हमारी स्टील मैन्युफैक्चरिंग हम कंटिन्यू कर सके। ध्यान रखें, इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरर है। अब कोकिंग कोल की बात करें, देखो एक तो कोकिंग कोल होता है, एक थर्मल कोल है। कोकिंग कोल का मतलब हो गया वो कोयला जिसको हम मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट या मेटलर्जिकल प्रोसेस में यूज कर लेते हैं, एग्जैक्टली जैसे जैसे कि आयरन से हम स्टील बनाना चाहें। इसमें क्या होता है, अब कोल और कोक दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों चीजें आपको यहाँ पे ये भी देख लेनी है। कोक एंड कोल में, कोल तो क्या होता है भाई, सीधी बात है, नेचुरली निकला हुआ है। और कोक क्या होता है, कोयले को 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर आप हीट अप करते हो, जिससे कि उसके अंदर जो वोलेटाइल कंटेंट अगर प्रेजेंट है ना, वो खत्म हो जाए, जिससे कि फिर कोक को हाई एनर्जी एक्टिविटीज में यूज किया जा सके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो देखो, आपको कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग में हम कोकिंग कोल यूज करते हैं। दूसरा, इसके अलावा दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोसेस जिसमें फाउंड्रीज हैं वो भी आ जाती हैं। और हाई क्वालिटी कोकिंग कोल की बात करें तो वो हमारे पास में लिमिटेड सोर्सेज हैं, इसलिए हम ज्यादा किस पर रिलाई करते हैं, इंपोर्ट्स पर। इसके अलावा एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा कोकिंग कोल एक्सपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया, और दूसरे नंबर पर फिर कनाडा, और फिर बाद में यूएसए आ जाते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया स्टील मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2 पर है, और हम कोकिंग कोल के सबसे बड़े इंपोर्टर है। हमारे पास में जो इंपोर्ट कोयला होता है ना, उसका 70% हम केवल ऑस्ट्रेलिया से मंगवाते हैं। ये एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे ही कई बार यूपीएससी पॉइंट एक निकाल लेती है, क्वेश्चन टिका दिया बस। अच्छा, ये यूपीएससी नहीं, कोई भी स्टेट पीएससी आप देख सकते हो। इसके अलावा देखो, इसके अंदर कोकिंग कोल की जो डिमांड है वो डिक्लाइन हो रही है, जी बिल्कुल भी नहीं। इसका रिन्यूएबल एनर्जी का यूज ज्यादा होना थर्मल कोल के लिए ज्यादा खतरा हो रही है। दैट मींस थर्मल एनर्जी पर डिपेंडेंसी रिड्यूस हो रही है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी यहां पर ज्यादा यूज हो रही है। तो कोकिंग कोल से यहां पर डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं बनता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एससीओ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ, ठीक है। एससीओ चार्टर वाज साइंड ड्यूरिंग शंघाई एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट मीटिंग इन जून 2002। देखो भी बताओ सही है गलत। एससीओ मेंबर स्टेट्स इंक्लूड इंडिया एंड पाकिस्तान, देखिए बताइए। रशियन इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये 3 स्टेटमेंट से अपने को करेक्ट निकालना है। अब देखो इसमें एक एक स्टेटमेंट देखते हैं, आप पॉज करके अपना आंसर लिख लो। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट मोर और लेस करेक्ट है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, एससीओ चार्टर साइन हुआ, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेड्स की मीटिंग हुई थी जून 2002 में, बिल्कुल सही है। बट ये शंघाई में नहीं हुआ था, ये रशियन सिटी सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। तो ये स्टेटमेंट गलत, तो पहला गलत हो गया, तो वैसे एलिमिनेशन टेक्निक आपकी लगी गई ना। अब यहां पर देखो, इंडिया पाकिस्तान इसके मेंबर्स हैं, बिल्कुल। रशियन इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑर्गेनाइजेशन की, बिल्कुल। चाइनीज और रशियन दोनों इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 2 और 3, तो आंसर आएगा आपका चला गया
बी, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। न्यूज में क्यों? हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी अस्थाना कजाकिस्तान, जहां पर शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हो रही थी, उसको अटेंड करने के लिए गए और ये मीटिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नहीं अटेंड कर पाए। ठीक है जी। मेंबर कौन कौन से कंट्रीज हैं आप देखो इसमें, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो यहाँ पर आपके पास में 8 कंट्रीज का नाम आ गया। इसमें एक ईरान जोड़ लो जो पिछली बार जुड़ा था, और अब एक और जोड़ दो बेलारूस, जो लेटेस्ट मीटिंग जो हुई है उसके अंदर ऐड हो गया। तो टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन एससीओ इज 10। ठीक है। एससीओ की बात करें तो देखो ये इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर सरकारें पार्टिसिपेट करती है, बिल्कुल ठीक बात है। और इसका अनाउंसमेंट कब हुआ था? 15 जून 2001 को। पहले तो क्या था, शंघाई 5 का मैकेनिज्म चला करता था। इसके पीछे की छोटी सी स्टोरी है। 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, तो वहां पर रिलीजियस और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे सेंट्रल इंडिया में, उस सेंट्रल एशिया में। उसको टैकल करने के लिए फिर ये शंघाई 5 मैकेनिज्म लाया गया था 1996 में। फिर इसको अपग्रेड किया गया और अल्टीमेटली ये बन गया एससीओ। आज इसकी मेंबरशिप कितनी हो चुकी है? लगभग 10। ठीक है जी। ये 2002 में साइन हुआ था इसका चार्टर, नो डाउट, बट हुआ कहां था? सेंट पीटर्सबर्ग। और ये एनफोर्समेंट में कब आया? 2003 19 सितंबर को। एससीओ मेंबर्स की बात करें, 10 हो चुकी है, बता चुका हूं ऑलरेडी, कुछ ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत है नहीं। बेलारूस जो है वो आपका पहले ऑब्जर्वर स्टेट था, बट अब ये मेंबर बन चुका है। इसके अलावा बाकी जो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, अफगानिस्तान देख लो, मंगोलिया, ठीक है। इसके अलावा डायलॉग पार्टनर्स भी है यहाँ पर, अजरबैजान हो गया, अर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, टर्की, श्रीलंका। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है ना वो रशियन एंड चाइनीज है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टील slag is commonly used in which of the following applications? Road construction, production of rock wool, soil improvement, fertilizer, production of cement. करेक्ट ऑप्शन आपको चूज कर लेना है, अपने हिसाब से करेक्ट आंसर लगा दीजिए पॉज करके। देखो ये पांचों की पांचों एप्लीकेशन में स्टील slag का यूज होता है। अब स्टील slag क्या है वो हम जानते हैं, कंटेक्स्ट क्या है वो जानते हैं। सबसे पहले तो कंटेक्स्ट ये है कि स्टील स्लैग से रिलेटेड, रोड कंस्ट्रक्शन को प्रमोट करने से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई न्यू दिल्ली में, और ऑर्गेनाइज करवाने वाले इंस्टीट्यूशन CSIR, CRRI और PHDCCI, इनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराया गया। टारगेट क्या था? स्टील स्लैग का ज्यादा से ज्यादा यूज हो रोड कंस्ट्रक्शन में। अब ये ऐसी बला क्या है जिसका यूज किया जाए भाई? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब भी स्टील मेकिंग प्रोसेस में काम होता है, जिसको मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंडर कंसिडर किया जाता है, जिसमें आयरन से स्टील बनाते हैं, तो उसमें बाई प्रोडक्ट के तौर पर आपको सॉलिड मटेरियल मिलता है, जो कि कैल्शियम, सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स या एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स होते हैं ना, उनका ये कॉम्बिनेशन होता है, जो कि मोर और लेस ठंडा होने के बाद में सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो इसका यूज क्या है? रोड कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छा किया जा सकता है, बेस बहुत बढ़िया दे सकता है ये। ठीक है। जब स्टील गर्म होता है ना, तो उस टाइम पर ऑक्सीडाइज्ड मटेरियल को सेपरेट कर लिया जाता है, जिसमें ये कंटेंट होते हैं सिलिकॉन, मैग्नीशियम, उन्हीं के ऑक्साइड्स, और उसी को स्टील स्लैग बोलते हैं। उसका यूज रोड कंस्ट्रक्शन के अलावा आप रॉक वूल बनाने में कर सकते हो, फर्टिलाइजर के तौर पे कर सकते हो, ठीक है, फाइन कंक्रीट बनाओ, सॉइल के इंप्रूवमेंट के तौर पे, या सीमेंट के रॉ मटेरियल के तौर पे यूज किया जा सकता है। क्योंकि एक तरफ तो स्ट्रेंथ का भी काम कर रहा है, और यहाँ पर इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, कुछ ऐसी कंपोजिशन बेसिक्स हैं जो कि मोर और लेस फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग में भी हेल्प कर देती है, तो सॉइल इंप्रूवमेंट में भी काम आ गया। तो इस तरीके से ज्यादातर एप्लीकेशन यहाँ पर फुलफिल हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स? इजिप्ट, टर्की, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, अर्जेंटीना। करेक्ट आंसर आपको दे देना है। अब आप यहां पर एक एक देखिए। इजिप्ट है मेंबर, बिल्कुल है। टर्की, यहां पर आपको अगर क्लियर हो तो टर्की इसका मेंबर नहीं है, तो आपका 2 वाला कट जाएगा, ये गया, ये गया, ये गया, कुछ आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपका आंसर ए यहीं पे आ गया। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, आपका ईरान भी मेंबर है, सऊदी अरब भी है, यूएई भी है, और अर्जेंटीना नहीं है। अर्जेंटीना ने पहले विल शो की थी, बट बाद में मना कर दिया। ठीक है। अब ब्रिक्स के बारे में जाने, न्यूज में क्यों है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में इंटरेस्टेड है भाई। थाईलैंड, मलेशिया ने अपना इंटेंट शो किया है कि हम भी ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए ये न्यूज में आया। और वैसे अभी देखा जाए तो अभी जो कंट्रीज का ग्रुप हो गया वो ब्रिक्स प्लस बोला जाता है, ठीक है, इस तरीके से। अब क्योंकि आप देख सकते हो, वैसे अर्जेंटीना ने शो किया था अपना इंटेंट, है ना, तो उस टाइम पर ब्रिक्स 11 भी बोला गया था एक बार इसको, बट वो ये अर्जेंटीना ने विड्रॉ कर लिया, तो अब 10 मेंबर कंट्री हो गया। ये मोटी मोटी बात करें, ब्रिक्स का फॉर्मेशन 2001 में हुआ था। कब? वैसे देखा जाए तो ब्रिक के तौर पे हुआ था, ध्यान रखना, है ना, साउथ अफ्रीका तो बाद में आता है।
तो ये नाम है ना, एब्रिवेशन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनका। जिम ओनील नाम के इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा था 2050 तक ये जो कंट्रीज है ना ब्रिक वाली, बोली ये डोमिनेट करेंगी। फिर साउथ अफ्रीका और ऐड हो गया था 2050 तक वर्ल्ड इकोनॉमी को, तो इसलिए बोले इनको साथ आकर के काम करना चाहिए, तो ये ग्रुपिंग बनी थी। उस टाइम इंडिया चाइना के रिलेशन थोड़े ठीक थे, ठीक है। बाद में चाइना ने अपने रंग दिखाने शुरू किए, तो 5 नए मेंबर और ऐड हो गए, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, ठीक है। अर्जेंटीना ने अपना इंटेंट शो किया, बट उसको बाद में विड्रॉ कर लिया गया। पहली मीटिंग 2009 में होती है रशिया में, ठीक है। ब्रिक्स कंट्रीज का मेन टारगेट क्या है? इकोनॉमिक पोटेंशियल को एनहांस करना या फिर उसको एक्सप्लोर करना, जिसके चलते ही जो टारगेट है ना 2050 तक कि हाँ जी वर्ल्ड की डोमिनेटिंग इकोनॉमीज बनना है। कॉमन चैलेंजेस, भाई सीधी बात है, गरीबी है, क्लाइमेट चेंज, इनइक्वालिटी, और ये सारा काम कहां पर देखने को मिल रहा है? ग्लोबल साउथ। इसका मतलब जो कह सकते हो कि कॉलोनियल पीरियड में अपनी कह सकते हैं कि गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके निकले हुए देश हैं ये मेजरली, ठीक है। आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर फाउंडिंग मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? भाई इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि हमने रिसेंटली अभी क्वेश्चन देख लिया इसी वीडियो में, ठीक है। बताओ भाई, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। देखो अगर थोड़ा बहुत आपको आइडिया यहां से नहीं लग रहा है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन अगर है, तो देखो सेंट्रल एशियन कंट्री सारे थे, सारे नहीं थे, यही गड़बड़ है। करेक्ट ऑप्शन चूज करो पॉज करके। देखो इसमें तुर्कमेनिस्तान है ना, इसको सेंट्रल एशिया का स्विट्जरलैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूट्रल रहना पसंद करता है। ये बहुत कम ग्रुपिंग में या नहीं मिलेगा आपको, जिस तरीके से यूरोप में बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन पर है स्विट्जरलैंड, पर आपको वहां की ग्रुपिंग में वो बहुत रेयरली देखने को मिलेगा, दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो तुर्कमेनिस्तान यहाँ का मेंबर नहीं है, तो ये गया, ठीक है। 5 नंबर तो वैसे ही नहीं है। और फिर उसके बाद में ये बचे हुए तीनों, ये सारे के सारे हैं इसके एससीओ के फाउंडिंग मेंबर्स, तो आपका आंसर चला गया ए। इससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी डिटेल में बात कर ली है, जिसमें 1991 के यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन के बाद में फॉर्मेशन हुई थी। ज्यादा इसमें डिटेल में जाएंगे नहीं, क्यों न्यूज में था, क्योंकि हमने ऑलरेडी बात कर ली है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। फर्स्ट, इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड and ensure inclusive growth. Number 2, localize sustainable development. Number 3, promote industrialization in aspirational districts. करेक्ट ऑप्शन आपको चूज कर लेना है। देखो पॉज करो, आंसर दो, मैं आंसर देता हूं। फर्स्ट, लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करना है और इंक्लूसिव ग्रोथ देनी है, जी बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का आपको आइडिया होना चाहिए कि हमारे देश में पिछड़े हुए जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या ब्लॉक्स हैं, उनको हम आगे लाना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, जहां पर गरीबी के चलते बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म, उनसे ग्रसित जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको हम आगे लाना चाह रहे हैं। तो उनके लिए क्या है भाई? इंक्लूसिव ग्रोथ हम इंश्योर करना चाह रहे हैं और साथ में लिविंग स्टैंडर्ड वहां के लोगों का बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नो डाउट यूनाइटेड नेशन के हैं, बट उनको हम लोकलाइज मैनर में इंप्लीमेंट करेंगे, तभी तो छोटा छोटा करते हुए बड़ा पूरा देश हमारा एसडीजी एक तरीके से इंश्योर कर पाएगा, अचीव कर पाएगा। तो ऐसे में दूसरा स्टेटमेंट भी कोई डाउट नहीं, एकदम परफेक्टली राइट है। तो पहला और दूसरा ठीक है। अब तीसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट करने की बात की जा रही है। देखो एक्सप्लिसिटली ये चीज कहीं पर भी मेंशन्ड नहीं है, क्योंकि इसमें जो की 6 एरियाज है ना, वहां पर आपको बेसिक चीजें देखने को मिलेगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन बाद की चीज है ना, होगा नो डाउट, अपने आप में ये इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट पॉइंट इज कि फिलहाल फोकस जो है वो है कि बहुत पीछे रहने वाले डिस्ट्रिक्ट्स को हम आगे लाएं, जो एस्पायर कर रहे हैं कि हम आगे आना चाहते हैं, राइट। तो स्टेटमेंट 1 और 2, आंसर ए। देखो अभी न्यूज में क्यों है, नीति आयोग ने एक संपूर्णता अभियान शुरू किया है। ये 3 महीने का कैंपेन होगा, 4 जुलाई से 30 सितंबर तक। इसमें ये कोशिश की जाएगी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की जो एक टारगेट है, 6 की इंडिकेटर्स हैं, उनमें उनको आगे लाया जाए। अब डिस्ट्रिक्ट को आप ब्लॉक्स में भी डिवाइड कर सकते हो, जिससे और ज्यादा ग्राउंड कनेक्ट आ सके। अब ये 6 कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं? हेल्थ, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन। इसमें आपको परसेंटेज वाइज भी क्लियर हो रहा होगा कि कितना किस पर जोर रहने वाला है। तो ऐसे में ये अभियान जो है ना, ये एक तरीके का री अलर्ट है कि हाँ भाई अब प्रशासन को बिल्कुल अटेंटिव होते हुए काम करना होगा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, देखो सीधी बात है, गरीब जो या फिर कहो जो थोड़ा सा बैकवर्ड रह चुके हैं, उनको थोड़ा सा अफर्मेटिव अप्रोच के साथ कि एस्पिरेशनल हैं, इनको हमें आगे लाना है, वो चाहते भी हैं आगे लाना। किस सेगमेंट में? सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में। 2018 में ये लॉन्च हुआ था। किन एरियाज में? जहां पर सोशली बैकवर्डनेस फील की जा रही है, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में, उनको आगे लाने की कोशिश की जा रही है।
ऑब्जेक्टिव इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल जेनेरिक आप यूज कर सकते हो कि भाई सबसे पहली चीज कि जो भी बैकवर्ड है उनको आइडेंटिफाई करो और उन डिस्ट्रिक्ट्स की, उन एरियाज की स्ट्रेंथ क्या है एक्चुअल में, उस स्ट्रेंथ को हमें ज्यादा एनहांस करना है जिससे कि इमीडिएट रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो सके और फर्दर हम उनको एक ब्रांड के तौर पे डेवलप कर सकें, राइट। इसमें लिविंग स्टैंडर्ड भी आ गया, इंक्लूसिव ग्रोथ भी आ गई, जिसके तौर पे हम ये प्रधानमंत्री जी का नारा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। इसके अलावा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनको लोकलाइज किया गया। इसका मतलब सीधी बात है, आप जो चाहते हो वो 17 गोल्स के अंदर इंक्लूडेड है यूएन में, बट एक डिस्ट्रिक्ट में लोकली कैसे काम किया जा सकता है तो उसको थोड़ा सा आपको लोकल अमली जामा पहनाना पड़ेगा, तो वो कॉन्सेप्ट यहां पर काम कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए जो भी बेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स होंगे उनके बीच में कंपटीशन कराया जाता है। कॉम्पिटिटिवनेस लाने के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि आप बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक दूसरे से लर्न करो। इसका मतलब कोऑपरेटिव सेगमेंट को भी प्रमोट करने की बात हो रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, अभी तक हमने जो डिस्कशन किया उसमें कहीं पे मिला आपको? नहीं ना, बस सिंपल। हमेशा कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो हमेशा बैक टू द बेसिक्स, कॉल करो, रिकॉल करो कि पढ़ा है कि नहीं। पढ़ा है तो वहां पर क्लिक कर जाएगा, नहीं पढ़ा है तो एलिमिनेट करने में हेल्प कर जाएगा, राइट। ध्यान रखें ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनका सिलेक्शन किस बेसिस पर होता है? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का ये देखो एक कंपोजिट इंडेक्स रिलीज होता है, ठीक है, जिसमें देखा जाता है पुअर्टी, हेल्थ और न्यूट्रिशन, एजुकेशन और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हमारे देश में बहुत पीछे हैं जिनको हमें आगे लाना है। इसके बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन। ये काम कौन कर रहा है भाई? नीति आयोग लीड रोल प्ले कर रहा है, बाकी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टोटल 115 डिस्ट्रिक्ट्स हैं 28 स्टेट्स के अंदर। इनमें आप देखो कि 30 डिस्ट्रिक्ट को तो नीति आयोग देख रहा है, फिर इसके अलावा सेंट्रल मिनिस्ट्री देख रही है 50 डिस्ट्रिक्ट को, और होम मिनिस्ट्री के अंडर में वो 35 जिले हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर जहां पर नक्सलिज्म फैला हुआ है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट। बताओ भाई। फर्स्ट, दिस वाज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। नंबर टू, the 16th edition of exercise commenced at Umroi, Meghalaya. Third, the aim of exercise is to enhance joint military capability to counter insurgency operations. बताओ भाई करेक्ट स्टेटमेंट। एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लो, पॉज करो, आंसर दो, मैं आंसर देता हूं। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट, क्या ये इंडिया और थाईलैंड के बीच की है? भाई कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज, जॉइंट एक्सरसाइज की बात आए ना तो भाई हमें ये ध्यान रख लेना है कौन से पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं। यहाँ थाईलैंड नहीं है भाई, मंगोलिया है। तो पहला स्टेटमेंट गलत, तो पहला गलत गया तो आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। आंसर बी, दोनों स्टेटमेंट्स एकदम परफेक्टली राइट है। उमरई मेघालय में हुआ और इसमें टारगेट क्या है भाई? साथ मिलकर के कैसे हम हमारी इंटरनल सिक्योरिटी और हमारी स्टेबिलिटी के लिए खतरा जो भी है उसको टैकल किया जाए, राइट। उसके लिए हमें बेस्ट प्रैक्टिस एक दूसरे से एक्सचेंज करनी है, सीखनी है, वो चीज चलती रहती है। तो ऐसे में 16th एडिशन इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट ये ऑर्गेनाइज हुई कहां पर? आप देख सकते हो मेघालय के उमरोई में, ठीक है। चलो जी, अब इसके अलावा इस एक्सरसाइज की और बात करें तो ये 16th एडिशन था, इसमें कोई डाउट है नहीं। इसकी अगर बात करें ये हुआ कहां था? फॉरेन ट्रेनिंग नोड उमरई मेघालय में। 3 जुलाई से ये 16 जुलाई तक एक्सरसाइज चलेगी। इसमें 45 पर्सनल्स हैं हमारी तरफ से, तो बटालियन ऑफ सिक्किम स्काउट्स की तरफ से, और दूसरी आर्म सर्विसेज की तरफ से, और मंगोलिया की तरफ से लगभग 150 क्विक रिएक्शन फोर्स बटालियन के मेंबर्स हैं, जो मंगोलियन आर्मी का एक सेगमेंट है उसमें से, ठीक है। एम क्या है भाई? अगेन जॉइंट मिलिट्री कैपेबिलिटीज, काउंटर इंसर्जेंसी, या फिर किसी भी तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी, हमारी बॉर्डर एरियाज में जो भी हमारे चैलेंजेस आते हैं उनको टैकल करना। और सिनेरियो क्या है भाई? सीधी बात है, सब कन्वेंशनल, ये थोड़ा टेक्निकल चला गया, इसमें मुझे लगता नहीं ज्यादा जाने की जरूरत है, मोटी मोटी बातें यहाँ पर हम ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, मेघालय में हो रहा है तो कैसा है भाई? माउंटेनस कोर्स है। और सब अर्बन क्यों बोला है? कि भाई यहाँ पर सिटी और उसके एक्सटीरियर एरियाज में यहाँ पर ये एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है जी, कोई बात नहीं, वो तो मेघालय की टेरेन और मेघालय की ज्योग्राफी के हिसाब से आप आइडिया भी लगा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नासाज डार्ट मिशन, ठीक है। डार्ट का मतलब हो गया डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। इट यूटिलाइजेस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टू ऑल्टर द पाथ ऑफ एस्ट्रॉइड। नंबर 2, द मिशन सक्सेसफुली ऑल्टर्ड द ऑर्बिट ऑफ एस्ट्रॉइड डाइमॉर्फोस। करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे चूज करना है, तो पॉज कर लो, अपनी तरफ से जो आंसर है वो टिक कर लो। पहला स्टेटमेंट, क्या इसमें न्यूक्लियर एक्सप्लोजन यूज किया जाता है? अगर आपने देखा हो तो वहां पर एक तरीके से स्पेसक्राफ्ट को हिट कराया जाता है, इसका मतलब वहां पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं है।
वहां पर कॉलिजन है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट स्टेटमेंट अपना गया गलत। दूसरा, अभी सक्सेसफुली आराम से इस डार्ट मिशन के तहत डायमॉर्फस नाम से एक एस्ट्रॉइड अर्थ की तरफ मूव कर रहा था, राइट। तो ऐसे में उसका पाथ जो है वो डाइवर्ट किया, बिल्कुल सक्सेसफुली ये किया गया। तो आंसर आपका बी चला जाएगा, इसमें कोई डाउट वाली चीज ही नहीं है। तो आप यहां पर देख सकते हो कि ये दो एस्ट्रॉइड्स हैं, ठीक है। ये एक ड्यूअल या बाइनरी एस्ट्रॉइड जिसको बोल सकते हैं, जिसमें ये डाइमॉर्फस और इसका पेरेंट जो है, डाइमॉर्फस तो हो गया मूनलेट, मूनलेट का मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है, जो इसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है इस ऑर्बिट के अंदर। और दूसरा आपका था जिसके चारों तरफ चक्कर ये काट रहा था, डिडीमोस। ये तो हो गया आपका डिडीमोस, ठीक है, डिडीमोस हो गया। और इसके तरफ ये डाइमॉर्फस। अब ये अर्थ की तरफ अगर आने का डर रहे तो ऐसे में नासा ने अपना डार्ट मिशन लॉन्च किया और इसके ऊपर हिट करवा दिया, और वो हिट करवा करके इसकी ट्रेजेक्टरी बदल दी। ऐसे में अर्थ को सेव कर लिया, क्लोज सेव जो था वो हुआ। अब ये न्यूज में क्यों आया? देखो, हमारी जो स्पेस एजेंसी है ना, इसरो, वो ऐसा ही कुछ इवेंट अभी अप्रैल 2029 को भी होने वाला है, अपकमिंग में, ठीक है। तो वहां पर एस्ट्रॉइड जो टारगेट पे रहेगा वो है एपोफिस। तो इसरो चाहता है कि हम इसी तरीके के मिशन में पार्टिसिपेट करें, डार्ट जैसे मिशन में, जो कि अर्थ को सेव करवाए ऐसी तरीके की एडवर्स सिचुएशन में, ठीक है। तो इसलिए इसरो की जो इंटेंट शो हो रही है, इसका मतलब हम पार्टिसिपेट करने वाले हैं, चांसेस पूरे बन गए इसके, ठीक है। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन को एनालाइज करें तो देखो, नासा ने ये जो अपना डार्ट मिशन है, डार्ट का मतलब हो गया डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, ये अर्थ की प्रोटेक्शन के लिए डेवलप किया गया। और इसमें काइनेटिक इंपैक्टर टेक्निक का काम किया जाता है, जिसमें आप क्या करते हो, स्पेस क्राफ्ट को कोलाइड करवाते हो, बढ़ाते हो जोर से, जिससे कि उसकी ट्रेजेक्टरी, उसका पाथ बदल जाए। और ये काम 26 सितंबर 2022 को नासा ने सक्सेसफुली किया, जब डाइमॉर्फस नाम से, मूनलेट का मतलब हो गया इस एस्ट्रॉइड डिडीमोस का ये छोटा सा मून है, इसलिए मूनलेट नाम दे दिया इसका, राइट। जैसे हमारा मून सेटेलाइट है उस तरीके से। तो ऐसे में प्लेनेटरी डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, तो उस पर इसरो काम करना चाहता है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। इसमें देखो, गैलेक्सीज आर हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। नंबर 2, मिल्की वे इज एन एलिप्टिकल गैलेक्सी। नंबर 3, सुपर मैसिव ब्लैक होल सिगिटेरियस ए इज द सेंटर ऑफ मिल्की वे। आपको करेक्ट कोड जो है वो फाइनली चूज करना है। पॉज करो, अपनी तरफ से टिक लगा लो, जो भी आपका आंसर हो। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? गैलेक्सीज आर हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। भाई पूरा यूनिवर्स ही ग्रेविटेशनल बेसिस पर अपनी एक पोजीशन लेकर के बैठा है, मूवमेंट भी हो रहे हैं, तो ग्रेविटी का बहुत बड़ा रोल है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। दूसरा, मिल्की वे इज एन एलिप्टिकल गैलेक्सी, या आपको थोड़ा सोचना है, एलिप्टिकल का मतलब इस तरीके की शेप है या फिर कुछ और स्ट्रक्चर है गैलेक्सी की। हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, देखो एलिप्टिकल बिल्कुल नहीं है, हमारी स्पाइरल गैलेक्सी है। और तीसरा, हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसका सेंटर जो ब्लैक होल है, जहां पर पूरा मैटर मोर और लेस खत्म होता है एक तरीके से, या फिर कहो कि डार्क मैटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो है सेगिटेरियस ए। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का सेंटर अगर आप उठाओगे तो वो सेगिटेरियस ए के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट एंड थर्ड आर राइट आंसर्स, ठीक है। सेकंड अपना गलत चला गया, तो इसका सी। और वैसे अगर आप मिल्की वे के एलिप्टिकल वाले को एलिमिनेट भी कर दोगे तो आंसर आपका सीधा सी आ जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। तो अभी पहली चीज तो ये न्यूज में क्यों है? अभी क्या है, न्यू स्टडीज ने ये रिवील किया है कि एस्ट्रोनॉमर्स का पहले मानना था कि यूनिवर्स की यंग एज के टाइम पे स्पाइरल गैलेक्सीज अच्छी खासी क्वांटिटी में थी, बिलियंस में थी। बट अभी रिवील हो रहा है कि उस टाइम पर जितना एक्सपेक्टेड गैलेक्सीज थी ना, उससे ज्यादा स्पाइरल गैलेक्सीज वहां पर थी प्रेजेंट। आज स्टडी हो रही है, आपको पता है जो लाइट आती है, लाइट को आप पता है ट्रेवल करके किस तरीके से हमें पता पड़ता। आज अगर कोई इवेंट हो रहा है तो पता पड़े कि उस इवेंट के बारे में आज के 4000 5000 साल बाद में दूसरे ग्रह पर या दूसरी सेलेस्टियल बॉडी पर रहने वाले लोगों को पता पड़े आज के 4000 साल बाद में, क्योंकि वो लाइट ट्रेवल करके वहां पहुंचेगी तो उसको डिटेक्ट किया जाएगा। तो ये चीजें इस तरीके से स्टडी होती है। अब आप देखो, ये है आपकी स्पाइरल गैलेक्सी और वहीं पर ये है आपकी एलिप्टिकल गैलेक्सी। समझ गए दोनों का अपीयरेंस किस तरीके से? तो हम समझ लेते हैं क्या है मुद्दा। सबसे पहली चीज तो गैलेक्सीज में सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि एक दूसरे को, जो गैलेक्सीज हैं वो क्या है? वो बहुत सारे स्टार्स का, बहुत सारे सोलर सिस्टम का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, और बहुत सारी गैलेक्सीज मिलकर के यूनिवर्स बनाती है। और पता नहीं कितने यूनिवर्स हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, जिसका कोई आइडिया ही नहीं है।
तो पॉइंट यहां पर ये आता है कि गैलेक्सी सिस्टम जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते एक अपनी पोजीशन लेकर के चलता है और ये यूनिवर्स का बिल्डिंग ब्लॉक है। गैलेक्सीज को दो टाइप से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो रेगुलर, एक इररेगुलर। रेगुलर में देखो एक तो स्पाइरल गैलेक्सी होती है, जैसा कि हमने ऑलरेडी देख लिया कि डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है और स्टार्स जो है वो मोर और लेस उसे सेंटर के चारों तरफ स्पाइरल के फॉर्म के अंदर आप कंसंट्रेशन देख लोगे। हाँ, ये बात सही है, कहीं पर ज्यादा स्टार दिखेंगे, कहीं पर कम। जहां पर ज्यादा स्टार है वहां पर लाइट ज्यादा दिख रही है, जहां पर कम है वहां पर आपको थोड़ा डार्कनेस दिखाई दे जाएगी। इसके अलावा मिल्की वे जो है वो एलिप्टिकल गैलेक्सी नहीं है, ये स्पाइरल गैलेक्सी है, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और एलिप्टिकल गैलेक्सीज की बात करें तो ये देखो बहुत ही बूढ़े स्टार्स की कंडीशन में रहती है और यहां पर नए स्टार फॉर्मेशन का कोई मैकेनिज्म वहां पे डेवलप नहीं होता। वहीं पर जो स्पाइरल गैलेक्सीज हैं वो यंग एज में रहती है। यंग एज का मतलब वहां पर प्रोसेस अभी कंटिन्यू है। वहां पर नए पुराने स्टार जो होते हैं वो तो धीरे धीरे देखो सेंटर की तरफ, ब्लैक होल की तरफ चले जाते हैं और नए स्टार्स का फॉर्मेशन का प्रोसेस कंटिन्यू चलता है। रीजन बीइंग कि वहां पर गैसेस की क्वांटिटी अच्छी खासी है और गैस ही एक साथ इकट्ठा होकर के स्टार का फॉर्मेशन क्रिएट करती हैं। इर्रेगुलर गैलेक्सीज की बात करें तो 1/10 ऑफ ऑल गैलेक्सीज जो हैं वो आप देख लो, जितनी गैलेक्सीज है उनमें 10वां हिस्सा, 10% तो आपकी इर्रेगुलर गैलेक्सीज है जिनका कोई स्ट्रक्चर शेप आप बता नहीं सकते, बट वो मेजरली किससे बनी रहती है? ओल्ड स्टार्स से। इसका मतलब उनकी एनर्जी बहुत हद तक डिके हो रही है। साइज की बात करें तो वो डिपेंड करता है देखो गैलेक्सीज पे। कई गैलेक्सीज तो ऐसी हैं जिनके अंदर 1 लाख स्टार्स भी होते हैं जो कि बहुत छोटी हैं और कई ऐसी हैं जहां 3000 बिलियन स्टार, इसका मतलब 3 ट्रिलियन स्टार्स वाली भी गैलेक्सीज बहुत सारी हैं। अब मिल्की वे की बात करें तो हाँ, इसमें कितने स्टार्स है भाई? हमारी वाली गैलेक्सी में 100 से 400 बिलियन स्टार, बहुत ज्यादा क्वांटिटी है ये। और दूसरी तरफ जो इनर स्टार्स हैं वो आपको ज्यादा स्पीड से रोटेट करते हुए दिखेंगे, मूव करते हुए दिखेंगे एज कंपेयर टू आउटर। भाई सीधी बात है, सेंटर इस तरीके से मूव करे तो यहां जो सेंटर के आसपास वाले ये जो स्टार्स होंगे ना, वहां पर मूवमेंट आपको ज्यादा दिखेगा बाहर वालों के कंपैरिजन में। इसके अलावा देखा जाए तो एक गैलेक्सी जब स्पाइरल फॉर्म में होती है तो इसकी ये आर्म निकल रही है ना, इस आर्म के अंदर ही आपको ज्यादातर आपको स्टार्स फॉर्मेशन या स्टार की पोजीशन देखने को मिलेगी। तब आप देखो कि सैगिटेरियस ए है, ये ब्लैक होल है जो कि सेंटर है हमारी गैलेक्सी का। दूसरी तरफ सोलर सिस्टम जो हमारे वाला है, ये हम मिल्की वे गैलेक्सी की जो ओरियन आर्म है ना उसमें पोजीशनड है, जो कि सैगिटेरियस ए से कितनी डिस्टेंस पर है? 26,000 लाइट ईयर्स डिस्टेंस के ऊपर। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पार्टिकुलेट मैटर 2.5। फर्स्ट स्टेटमेंट, particulate matter 2.5 refers to the particle matter with the diameter of 2.5 micrometers or greater. Second statement, it is a major component of smoke, can penetrate deep into the lungs. बताओ भाई। तीसरा, India has adopted the same 2.5 standards, PM 2.5 standards as the WHO organization suggested. चलिए करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। सोचिए, पॉज करिए, अपना आंसर दे दो। देखो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 2.5 माइक्रोमीटर या उससे ज्यादा साइज के होते हैं PM 2.5, नहीं, छोटी साइज के होते हैं, ग्रेटर नहीं, लेसर साइज के। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, मेजर कंपोनेंट स्मोक का बनता है और पेनिट्रेट कर जाता है लंग्स में, जिसकी वजह से लंग्स और कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और तीसरा स्टेटमेंट, इंडिया ने, आप यहां पर अब साथ साथ में ये ऑप्शंस भी देखते जाना भाई, फर्स्ट अगर राइट है, फर्स्ट अगर रॉन्ग हो गया तो ये भी गया आपका, ये भी गया। अब आपको डी और डी के अंदर चूज करना है, इसका मतलब तीसरा भी आना जरूरी है आपको। अब देखो इंडिया जो है उसने PM 2.5 स्टैंडर्ड्स वही अडॉप्ट कर रखे हैं जो कि WHO ने। बिल्कुल नहीं, हमारे यहां पर बहुत लूज यहां पर मैकेनिज्म देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में आंसर आपका हो जाता है बी। अब देखो इसको हम देखते हैं कि क्यों ये न्यूज में था। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो क्या, हमारी जिन सिटीज में क्लीन एयर अभी तक थी ना, वहां पर अब लगातार पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है एयर का। और ज्यादा प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जहां ऑलरेडी ज्यादा पोल्यूशन लोड है, वहां पर जितनी डेथ्स हुआ करती थी ना, उसके कंपैरिजन में नई इंडियन सिटीज जो नई पोल्यूट हो रही है ना, उनमें ज्यादा डेथ रेट का डर है। ये पॉइंट यहां पर हाईलाइट हुआ भी रिसेंट स्टडी में। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन था उसका हम एनालिसिस देखें। देखो डायमीटर है 2.5 पार्टिकुलेट मैटर का, वो आपके 2.5 माइक्रोमीटर से के बराबर या उससे कम होता है, मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर जो होता है ना, उसको आप बोलते हो माइक्रो। ठीक है ना। इसके अलावा क्या सोर्सेज हैं जिससे ये PM 2.5 जनरेट होता है? देखो ये इसमें
इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, व्हीकुलर एमिशन, पावर प्लांट, रेजिडेंशियल हीटिंग, नेचुरल सोर्सेज में वाइल्ड फायर भी आप ले सकते हो, डस्ट स्टॉर्म जो आंधी आती है वो भी ले लो, और वोल्केनिक इरप्शन, बहुत सारी एक्टिविटीज है जो नेचुरली भी होती रहती है। बट प्रॉब्लम इज कि सिटीज में है जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के चलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 इतना माइन्यूट होता है कि आंखों से दिखना तो दूर, ये हमारी बॉडी में लंग्स के, सांस के थ्रू लंग्स में पहुंचेगा, फिर खून में फैलेगा, और खून से फिर बाद में पहले तो सांस की प्रॉब्लम और फिर उसके बाद में हार्ट की प्रॉब्लम। और अब आप देख लो क्या हालत हो रही है, कितनी ज्यादा डेथ्स हमारे यहाँ पर हो रही है एयर पोल्यूशन के चलते। इसके अलावा एनवायरमेंटल इंपैक्ट, ये देखो स्मॉग क्रिएट कर देता है। स्मॉग का मतलब सिंपल सा है कि जब भी फॉग आएगा तो उसके साथ में स्मोक मिक्स हो जाता है, स्मोक का पार्टी आप PM 2.5 देखोगे तो ओवरऑल आपको स्मोक डेवलप होता दिखेगा, जो कि फिर जो अस्थमा वाले लोग हैं उनको तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है, आपको पता है किस तरीके से वो सांस में परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका फिर नुकसान वेजिटेशन पे और इकोसिस्टम पर भी पड़ता है, क्योंकि फिर स्मॉग बनेगा तो वो पत्तियों पे जाके बैठेगा तो वैसे डैमेज करेगा, और साथ ही साथ वो स्मॉगी कंडीशन ऐसी हो जाती है जो कि मोर और लेस सनलाइट को भी पेनिट्रेट प्रॉपर नहीं करने देती है। तो ये सिचुएशन जो है वो इकोसिस्टम के लिए भी खतरनाक हो जाती है। चलो, WHO की तरफ से रिकमेंडेड गाइडलाइंस की बात करें तो PM 2.5 की कंसंट्रेशन के लिए क्या बोला है भाई, सीधी बात है, WHO के अकॉर्डिंग एनुअली 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए, और 24 आवर्स या एक दिन की बात करें तो 25 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं पर इंडिया में इंडियन नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात करें ना, वहां पर आप देखो कितना ज्यादा लूज हमने स्टैंडर्ड फिक्स कर रखे हैं। एनुअल तो यहां WHO ने 10 माइक्रोग्राम का सेट कर रखा है ना, हमने 40 माइक्रोग्राम का सेट कर रखा है, और 24 घंटे में WHO ने जहां 25 माइक्रोग्राम का सेट कर रखा है वहां पर हमने 60 माइक्रोग्राम का सेट कर रखा है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं शो करती है कि WHO की गाइडलाइंस को हम प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एयर पॉल्यूशन कंटेनमेंट, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन। पीडीओ के बारे में स्टेटमेंट है भाई। द पीडीओ इज अ लॉन्ग टर्म ओशियनोग्राफिक फिनोमेना characterized by variation in the sea surface temperature of Pacific Ocean। बताओ भाई ये सही है कि नहीं। During the positive phase of the PDO, sea surface temperature are warmer than average along the west coast of North America। बताओ भाई सही है कि नहीं। तीसरा, PDO has a regular and predictable cycle, making it easier to forecast its impact on climate। तीन स्टेटमेंट्स हैं, आपको करेक्ट चूज करना है। पॉज कर लो वीडियो को, अपना आंसर तैयार कर लो। देखो, पीडीओ ये जो पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन है, तो पैसिफिक ओशियन का जो सी सरफेस टेम्परेचर है ना, वो देखा जाता है आपका जो नॉर्थ अमेरिका वाला एरिया है ना, नॉर्थ अमेरिका की जो बात करें हम, ठीक है, उसकी वेस्टर्न कोस्ट के कंपैरिजन में टेम्परेचर एक वेरिएशन देखा जाता है। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट में तो कोई डाउट है नहीं कि हमें कहीं ना कहीं सी सरफेस टेम्परेचर के बारे में पता पड़ता है। डिकेडल का मतलब यहां पर 20 से 30 साल का पॉइंट यहां पर आ जाता है। तो पहला स्टेटमेंट देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे की बात करें, जब पॉजिटिव फेज आता है तो उस टाइम पर आप क्या देखते हो, पहला अगर सही है तो देखो ए बी सी, इन तीनों में से एक आंसर जाएगा। अब अपने को देखना है दूसरा तीसरा, देखो पूरे क्वेश्चन आना जरूरी है भाई, एक एक स्टेटमेंट तभी बात बनेगी। देखो पॉजिटिव फेज की बात करें तो उसमें क्या प्रोविजन बोला जा रहा है कि सी सरफेस टेम्परेचर, यहां पर सी है पैसिफिक, नॉर्दर्न पैसिफिक, ठीक है, यहां पर टेम्परेचर आपको ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यहां पर टेम्परेचर आपको कम मिलेगा। तो इसको बोला जा रहा है पॉजिटिव फेज। क्या ऐसा है? अगर है तो सही स्टेटमेंट है जी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ये प्रिडिक्टेबल है। नहीं सर, अल नीनो ला नीना का तो फिर भी प्रिडिक्शन लगाना पॉसिबल हो जाता है, पर पीडीओ का कोई प्रिडिक्शन लगाना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में आपका 1 और 2 के हिसाब से आंसर चला गया बी। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली चीज तो कंटेक्स्ट क्या है। अब देखो पॉजिटिव फेज है ना, तो पॉजिटिव फेज आप यहां पर नोटिस करो क्या हो रहा है कि यहां पर जो पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, सी सरफेस टेम्परेचर क्या हो रहा है भाई, अमेरिकन कोस्ट के कंपैरिजन में यहां पर नॉर्दर्न पैसिफिक सी सरफेस टेम्परेचर, ठीक है, वो क्या हो रहा है, ईस्टर्न पैसिफिक की तरफ क्या हो रहा है, नॉर्थ में टेम्परेचर ज्यादा। अब टेम्परेचर ज्यादा है तो बताओ, यहां अलास्का में, और ये जो रीजन्स है जिनको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला एरिया, यहां पर जो भी ग्लेशियर्स होंगे वो ज्यादा सी सरफेस टेम्परेचर होने की वजह से पिघलेंगे कि नहीं, बस यही पॉइंट यहां पर हाईलाइट हुआ है कि अभी रिसेंट टाइम में पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन की पॉजिटिव वैल्यू होने की वजह से अलास्का
कनाडा का जो ब्रिटिश कोलंबिया है वहां पर, यहां पर जितने भी ग्लेशियर्स हैं, वो आइस फील्ड्स हैं, वो लगातार मेल्ट हो रहे हैं 2005 से लेकर अभी तक, और ये अपने आप में बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा कर रहा है, जो कि इरिवर्सिबल लेवल से डिक्लाइन कर रहे हैं वो। अब आप खुद सोचो कि अगर ज्यादा ग्लेशियर मेल्ट हो गए फिर दोबारा से फॉर्मेशन में आना कितना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। अब यहां पर हम थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लेते हैं, पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन को इस मैप के थ्रू। देखो यहां पर यह है आपका नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका की जो वेस्टर्न कोस्ट है, यहां के कंपैरिजन में अगर ये पैसिफिक सी टेम्परेचर आपको ज्यादा मिले, तब यह आपका पॉजिटिव फेज माना जाएगा, इसको वार्म पॉजिटिव फेज भी बोल दिया जाता है। और इसी के इतर अगर आप और वेस्ट की तरफ जाओगे तो वहां पर आपको कोल्ड सिचुएशन देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर साउथ की तरफ मूव करोगे, ठीक है, सदर्न पैसिफिक में, तो आपको सेंट्रल और ईस्टर्न सदर्न पैसिफिक जो है वो आपको गर्म मिलेगा। अब आ जाओ आप कूल और नेगेटिव फेज की तरफ। इसकी अगर बात करें तो इसमें पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन जो है, इसमें क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर इसके कंपैरिजन में, यहां पर जो वेस्टर्न कोस्ट है नॉर्थ अमेरिका की, उसके कंपैरिजन में आपको यहां टेम्परेचर मिलेगा कम, ठंडा हो गया ना। अब सीधी बात है, जहां पर ठंड होगी, ठंड क्या मतलब, हवा भी ठंड, हवा ठंड तो मतलब मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम, तो फिर बाद में वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में रेनफॉल आपका कम आएगा, बट यहां पर ग्लेशियर्स जो है वो जमना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि ठंड बढ़ेगी ना, इसलिए। वहीं पर इससे थोड़ा आगे निकलोगे तो वेस्टर्न पैसिफिक आपका पड़ जाता है गर्म, ठीक है। और इसके साउथ की तरफ देखोगे, जो आपका कोल्ड फेज चल रहा है, नेगेटिव फेज, तो उसमें आपका जहां पर गर्मी थी पहले, वहां पर अब यहां पर थोड़ा ठंडा मिलेगा, कंपैरेटिवली कूलर मिलेगा, राइट। तो ये फेजेस जो हैं ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब सीधी बात है, पॉजिटिव फेज मैंने आपको बता दिया, इसका फायदा, इसका एस्पेक्ट क्या हो जाएगा भाई, सीधी बात है, अगर वेस्टर्न कोस्ट अमेरिका की, सॉरी ये गलत बना दिया, मैं इसको एकदम करेक्ट बनाता हूं, 1 सेकेंड, ओके, ये देखो आप, राइट। अब यहां पर अगर वार्मर कंडीशन है भाई, पॉजिटिव वार्म कंडीशन है, वार्मर कंडीशन है, पानी गर्म है, पैसिफिक सी सरफेस की बात करें, तो वो यहां पर रेनफॉल करेगा, क्योंकि हवा भी गर्म होगी, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, और यहां पर रॉकीज माउंटेन है तो रेनफॉल करेगा। वहीं पर दूसरी तरफ कूलर और नेगेटिव फेज की बात करें तो यहां पर टेम्परेचर हो जाएगा कम, टेम्परेचर कम तो हवाएं भी ठंडी, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम, तो यहां पर ड्राई कंडीशन प्रिवेल करेगी। तो एकदम सिंपल सी बात है, एक बार बस दिमाग से निकाल लेनी है, और इस मैप को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, कारण कि मैप आपकी हेल्प कर देगा 1 सेकंड में पीडीओ को रिकॉल करने में। अब सीधी बात है, इसके इंपैक्ट क्या है, अगेन वही, मैरीटाइम इकोसिस्टम पे पूरा असर है, फिश पॉपुलेशन पे, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेटिक कंडीशंस पे पूरा असर मिलेगा, है ना। इसके अलावा रेनफॉल पैटर्न में आपको देखने का वेरिएशन देखने को मिलेगा, प्रेसिपिटेशन पैटर्न, टेम्परेचर एनोमली, कहीं पर ज्यादा दिख रहा है, कहीं पर कम, वही सीजन पर उसके बावजूद भी बस फेज कौन सा चल रहा है वो डिसाइड कर देगा। अल नीनो ला नीना इवेंट की बात करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि आप खुद देख सकते हो कि किस तरीके से ये सदर्न पैसिफिक में भी अपना असर डाल रहा है। और अल नीनो ला नीना क्या है, सदर्न पैसिफिक में होने वाली इवेंट्स है, राइट, क्लाइमेटिक इवेंट्स हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म सी सरफेस टेम्परेचर को डिटेक्ट करने में थोड़ी हेल्प कर देता है। चलिए, इसका मतलब लॉन्ग टर्म सी सरफेस टेम्परेचर जब आप एनालाइज करते हो तो आपको आइडिया लग जाता है कि पॉजिटिव फेज चल रहा है कि नेगेटिव फेज चल रहा है। इंपॉर्टेंस क्या है, क्लाइमेटिक प्रिडिक्शंस लगानी हो, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने के हिसाब से फिशरी एग्रीकल्चर उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं। हाँ भाई, आने वाले टाइम पे ड्रायर कंडीशन आने वाली है तो उसके अकॉर्डिंग आप पहले से प्लान करके रख लो, राइट। इसके अलावा ये जो स्टेटमेंट था अल नीनो ला नीना, इनका तो देखो प्रेडिक्शन आ ही जाता, आपको पता है कि बार अल नीनो ईयर है, ला नीना ईयर है, तो प्रेडिक्शन लगाना मोर और लेस पॉसिबल है। बट पीडीओ है ना, इसकी प्रेडिक्शन लगाना पॉसिबल नहीं है। इसकी इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और ये चीजें हैं, ये समय समय के साथ में बदलती रहती हैं। बट यस, 20 से 30 साल की ये रेंज रहती है जब ये डिकेडल ऑसिलेशन पैसिफिक ओशन में देखी जाती है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। Consider the following statements about UNESCO World Heritage Committee. UNESCO World Heritage Committee comprises representatives from 21 state parties elected by General Assembly of UNESCO. Second statement, it has the authority to decide whether a site is inscribed on World Heritage List. बताओ भाई, करेक्ट ऑप्शन लेना है आपको, ऑप्शन आपके पास में है, पॉज करो, आंसर दो। देखो दोनों स्टेटमेंट्स एकदम सही हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखते हैं क्या है पूरा मामला। होता क्या है कि अभी इंडिया की तरफ से
क्लियर ये आप प्लानिंग हो चुकी है कि 21 से 31 जुलाई इसी महीने के अंदर इंडिया फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, इंडिया इज गोइंग टू होस्ट दिस पर्टिकुलर कमिटीज मीटिंग। दैट मीन्स ये अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट है। 46वां सेशन हो रहा है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, और ये इंडिया होस्ट करेगा पहली बार। और कहां पर? न्यू दिल्ली में जो भारत मंडपम है वहां पर। अब देखो इस कमेटी के बारे में हम जाने, सबसे पहली चीज तो ये यूनेस्को के अंडर काम करता है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। दूसरी चीज, ये यूनेस्को के अंडर में जो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है जिसके तहत यूनेस्को स्टैब्लिश हुआ, जिसका मेन टारगेट है कि हमारी जो कल्चर है, हमारी हेरिटेज है, उसको हम कंजर्व करके चले दुनिया भर में, उसका टारगेट लेकर के चलती है। साथ ही साथ ये कमेटी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, या बात को एपेक्स बॉडी है, ये कहो डिसीजन मेकिंग की मेन बात कहें, है ना। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज फंड है, उसको भी मैनेज करने का काम कर देती है। ठीक है, कहां पर कितना फंड जाएगा, किस मेंबर स्टेट को कितना पैसा, एज पर द रिक्वेस्ट एंड एज पर द रिक्वायरमेंट। इसके अलावा 21 स्टेट पार्टीज यहां पर पार्टिसिपेट करती है। अच्छा, ये 21 स्टेट पार्टीज पार्टिसिपेट करती है तो पहले जनरल असेंबली जो है यूनेस्को की, यूएन वाली मत समझ लेना, वहां पर इलेक्शन होता है, फिर उसके बेसिस पर ये काम होता है। एक बार कमेटी का मेंबर बनने के बाद में 6 साल तक ये मेंबरशिप चलती है। बट कुछ स्टेट्स या कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जो 4 साल की मेंबरशिप पर भी काम कर लेते हैं। उनका ये कहना रहता है कि भाई हम 4 साल में कर लेंगे, फिर उसके बाद में दूसरों को मौका दो। तो एक ब्रॉडर पार्टिसिपेशन का एक बिहेवियर देखने को मिलता है। प्लस साथ ही साथ इस कमिटी को असिस्ट करने के लिए, आपको पता है ना कि सरकार चलाने में केवल पॉलिटिशियन काम नहीं करते, ब्यूरोक्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही ब्यूरो भी स्टैब्लिश्ड है जो कमेटी की एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन और उनके काम को स्मूथ बनाता है। साथ ही साथ कमेटी ही फाइनल डिसीजन मेकर है कि किसी भी प्रॉपर्टी को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में एंट्री देनी है या नहीं देनी। साथ ही साथ ये कमेटी रिव्यू भी करती रहती है। भाई सीधी बात है, अगर किसी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे आपने डिक्लेयर कर दिया तो उसका टाइम टू टाइम रिव्यू भी तो होना चाहिए कि वाकई में सरकारें सीरियसली काम कर रही है कि नहीं, फंड जा रहा है वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, तो उसका कंजर्वेशन स्टेटस भी रिव्यू करती रहती है। साथ ही साथ कोई प्रॉपर्टी को इंक्लूड करना है, रिमूव करना है, तो वो भी डिसीजन मोर और लेस कमेटी का फाइनल होता है। और ये अभी इंडिया पहली बार इस कमेटी की मीटिंग को होस्ट कर रहा है 2024 में।